ओके, अभी जो पार्ट देख रहे हैं वो आएगा लेसन नंबर 2 का पार्ट। ओके, वो पार्ट देखते हैं। ओके, सो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, ये एक्चुअली हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बिगनिंग चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 नहीं, चैप्टर नंबर 2। बिगनिंग इसलिए है क्योंकि यहीं पे आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक्चुअल फ्रेमवर्क डिस्कस करते हैं। हमारे यहाँ पे सेबी के अंदर सिर्फ कंपनीज लिस्टेड नहीं है, और कौन कौन लिस्टेड है? म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड है, और वेंचर कैपिटल एआईएफ लिस्टेड है, और इंटरमीडिएट लिस्टेड कहाँ है? कौन से लिस्टेड एंटिटीज है? और नहीं, दे आर नॉट लिस्टेड। आई नेटवर्क इंडिविजुअल्स आर इंडिविजुअल्स। लिस्टेड, LISTED। हमारे यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम जितने भी तुमने नाम लिए मोस्टली वो कंपनीज में आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट शेड्यूल्ड बैंक्स लिस्टेड है हमारे यहाँ पे। नहीं, दे आर कवर्ड इन शेड्यूल्ड बैंक्स, RBI बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नॉट इन कंपनीज एक्ट 2013। दे आर रजिस्टर्ड बट कंपनी लॉ में ही लिखा हुआ है दे आर बाइफर्केटेड एज अ शेड्यूल्ड बैंक। सो उनको कंपनीज एक्ट 2013 उतना ही लगता है जितना बैंकिंग रेगुलेशन नहीं लगता है। तो देयर मेन कंप्लायंस इज एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसलिए जब आप एमसीए के पोर्टल पे जाके एसबीआई बैंक और इन सब का डेटा निकालने की कोशिश करोगे आपको तकलीफ होगी, नहीं मिलेगा ज्यादा, क्योंकि वो आरबीआई के उसमें जाता है। ओके, उसी तरह हमारे पास लिस्टेड एंटिटीज में इंश्योरेंस कंपनीज है। वो भी कंपनीज तो है बट कंपनी के हिसाब से आपने कंपनी का लॉ में कंसेप्ट पढ़ा है पीएफआई, तो ये सब पीएफआई सेक्टर में चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे उधर वो लिस्टेड एंटिटीज में लिस्टेड है लेकिन वो कंपनी लॉ में कवर नहीं होते। ओके, एनबीएफसी कंपनीज होती है। एनबीएफसी सारी कंपनी एक्ट में कवर्ड है क्योंकि आरबीआई का एक्ट खुद बोलता है एनबीएफसी इज अ रजिस्टर्ड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 45 आया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी। हाउसिंग बोर्ड रेगुलेट करता है तो उनके ड्यूअल कंप्लायंसेस आ जाते हैं। क्लियर? सो यहां पर अपार्ट फ्रॉम दैट एक तीसरा सेगमेंट है, और वो तीसरा सेगमेंट है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ओएनजीसी, एनटीपीसी, बीएचईएल। ये भी लिस्टेड में आती है, लेकिन मजे की बात है ये भी एमसीए पोर्टल पे बहुत कम दिखती है, ज्यादा नहीं। इसके कम कंप्लायंसेस एमसीए पे दिखते हैं और बाकी सारे कंप्लायंस सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज पे आते हैं। तो सरप्राइजिंग फैक्टर्स, यस, हमारे पास ये सारे लिस्टेड एंटिटीज हैं जो लिस्टेड है लेकिन फिर भी कंपनी लॉ से बाहर आ जाते हैं, सिलेक्टेड कंपनी लॉ के सेगमेंट में आते हैं। इसी वजह से चैप्टर 2 का मेन एरिया डेडिकेशन इनकी तरफ है। ये आपको कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शनरी पार्ट जरूर देगा कि कंपनी लॉ में हम लोग लिस्टेड एंटिटीज रखते हैं, ये सब करते हैं। फिर उसके बाद वो चेंज कर देता है, वो आपको बताता है बैंक को क्या करना है, इंश्योरेंसेस को क्या करना है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को क्या करना है, वो सब बात आ जाती है। क्लियर? ठीक है, सो वो सारी बातें हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर? सो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट इज। वी हैव कंपनीज जिसको कंपनीज एक्ट एंड सेबी एलओडीआर लगता है, बट व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद आरबीआई, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनबीएफसीज, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो रजिस्टर्ड है, तो वो आरबीआई के स्पेशल एक्ट में कवर होना शुरू हो जाएंगे। जब हम लोग इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं तो वो आईआरडीए के हिसाब से रेगुलेट हो जाएंगे, और जब हम लोग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की गाइडलाइंस है उनके हिसाब से कवर होते हैं। क्लियर? तो याद रखना लिस्टेड एंटिटी ये सारे ही लिस्टेड है लेकिन फिर भी इनकी कंप्लायंस एंड कैटेगरीज अलग है। इस बैंकिंग वाले को कंपनी लॉ भी लगता है लेकिन कंपनी लॉ का एक छोटा सा ब्रांच लगता है, मेजर पार्ट उसको आरबीआई का लगता है। So if you land up in a banking segment, let me tell you, your major work will be as per the banking norms. Clear? Not as per the Companies Act. और आपको एक और चीज सरप्राइजिंग लगेगा, बैंकिंग लॉ में बैंकिंग कंपनीज एक्ट भी है।
तो बैंक कैन बी रजिस्टर्ड एज अ बैंकिंग कंपनी, तो उसको कंपनी लॉ बिल्कुल नहीं लगेगा, उसको कंपनी बैंकिंग कंपनीज एक्ट प्रोविजन लगता है। हाँ, लेकिन काफी चीजों में फर्क है, काफी चीजों में। तो आप अगर बैंक की कभी बैलेंस शीट देखो ना, तो उनका सबसे पहले ऊपर वाला आइटम है ना, कैश में होता है। द फर्स्ट आइटम इज कैश फ्लोज, कैश रिलेटेड, और फिक्स एसेट्स नीचे सबसे लास्ट में आता है। दे राइट इट इन रिवर्स बिकॉज मोस्ट लिक्विड हैज टू बी अप, द लीस्ट लिक्विड हैज टू बी डाउन, दैट्स वे। सो इनके नॉर्म्स, इनके क्राइटेरियाज काफी अलग है। तो अगर आप इसके तरफ काम करोगे तो भी आपको मालूम पड़ेगा काफी सारी चीजें, कंप्लायंसेस बहुत है। इंश्योरेंस सेगमेंट में भी बहुत कंप्लायंसेस है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें भी करियर बनाया हुआ है। मेरी एक स्टूडेंट का एग्जांपल शायद मैंने दिया भी हो पहले, पता नहीं, बिकॉज हाउ शी जॉइंड मैक्स एंड हाउ शी जम्प्ड टू मैक्स टू एचडीएफसी लाइफ। नहीं, याद नहीं? सो हाँ राहुल, दीपेंचर्स वगैरह भी है। सो केस ऐसा था, मेरी स्टूडेंट को एचडीएफसी लाइफ ज्वाइन करना था। नरीमन पॉइंट पे शी गिव एन इंटरव्यू। उसके बाद मेरे को फोन आया, उसने ये बोला, सर डैमेजेस कितने तरीके के होते हैं? मैं बोला डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, प्यूनिटिव डैमेज, ये डैमेज का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे। देन शी सेड ओह शिट। मैं इंटरव्यू देख के आई, उन्होंने पूछा कितने तरह के डैमेजेस होते हैं, मुझे याद ही नहीं आया। बोला कहाँ दिया? बोले एचडीएफसी लाइफ में। बोले ओके। सो मैं बोला देख, इंश्योरेंस कंपनी जा रही है तो डैमेज तो मेन वही होगा। देन शी स्टार्ट थिंकिंग, शी सेड ये तो मैं सोचा ही नहीं था। उसको नहीं मिला एचडीएफसी लाइफ, उसको मिल गया मैक्स। उस टाइम पे मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ करके कंपनी होती थी। मैक्स का लाइफ का नाम पहले मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ करके था। तो उसको उसमें जॉब मिली, बेंड्रा में उसको अच्छी खासी जॉब मिली। हुआ ये कि मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ ने अपना नेम चेंज करवाया, मैक्स लाइफ। ठीक है, मैक्स लाइफ में नेम चेंज होने के बाद उसके साल या 2 साल के बाद मैक्स लाइफ मर्जर विद एचडीएफसी अनाउंस हो गया। एज अ रिजल्ट मर्जर के पूरा प्रपोजिशन शुरू हो गया, और मैक्स लाइफ ने अपने एम्प्लॉय शिफ्ट भी करना शुरू कर दी, जिसमें से ये भी एक एम्प्लॉय थी, एंड शी वाज शिफ्टेड टू बेंगलुरु। और उसका हस्बैंड को भी वहां पे जॉब मिल गई, तो वो वहां पे शिफ्ट हो गए थे। मजे की बात, आईआरडीए ने मर्जर कैंसिल कर दिया। आईआरडीए ने बोला नो, इट कैन नॉट बी अलाउड बिकॉज दैट विल क्रिएट अ मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन, वी डोंट अप्रूव इट। अब अब सडनली मैक्स को वापस रिस्टोर करना था, लेकिन अब सवाल थे जो एम्प्लॉइज ट्रांसफर कर दिए उसका क्या? तो मैक्स ने बोला जो हो गए, अब जो जिधर है छोड़ो, और हम वापस अपनी तरफ से नया शुरू करेंगे। तो शी सडनली बिकेम एन एम्प्लॉय ऑफ एचडीएफसी लाइफ एट बेंगलुरु, consequent to a merger which never happened. And she started laughing that सर मैंने कितने साल पहले ये सोचा था कि आई विल वर्क विद एचडीएफसी लाइफ, मैंने वो मैनिफेस्ट किया था, और लाइफ ने मेरे को कैसे घुमा के वहां पे पहुंचाया। ओके, टुडे शी स्टिल वर्क्स विद एचडीएफसी लाइफ, बट पॉइंट इज दिस, दैट द इवेंट इन योर लाइफ, sometimes it happens this way, sometimes it happens this way, and you have got a story to tell. Okay, so यहाँ पे ये पॉइंट ये है कि इंश्योरेंस में भी बिजनेस है, और इंश्योरेंस में भी कंप्लायंस है, और इंश्योरेंस में भी आपको फ्यूचर मिलता है। सो रिमेंबर, इट्स नॉट जस्ट दैट कंपनी लॉ एंड कंपनीज इज एवरीथिंग। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर ऑल योर प्रोस्पेक्टिव कंपनीज दैट यू कैन गेट इनटू, और इसमें भी अपने आप में हिसाब का स्कोप है। बहुत कम लोग इस तरफ जाते हैं। रिमेंबर, इसमें आप इस लेवल पे जाओगे ना, इधर होते हैं ऑफिसर्स लेवल एग्जाम। पहले रेलवे के उधर है ना, इन तीनों के आपको फॉर्म्स मिलते थे, अब ये फॉर्म्स रेलवे में मिलने बंद हो गए, अब सब ऑनलाइन मिलते हैं। ऑनलाइन फॉर्म्स आते हैं, बैंकिंग ऑफिसर्स एग्जामिनेशन। तो अगर आप इस लेवल पे जा रहे हो, इंश्योरेंस ऑफिसर एग्जामिनेशन इस लेवल पे जा रहे हो, तो इनके लिए आप ऑफिसर्स एग्जाम दे सकते हो। ऑफिसर्स एग्जाम के बाद ऑलमोस्ट लाइक नियरली 2 years ऑफ ट्रेनिंग रहती है। उसके बाद आपको रेप्यूटेड ब्रांच या किसी अच्छी ब्रांच में डिप्यूट किया जाता है, बिकॉज देन यू विल बी अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, प्लस अगर एलएलबी वगैरह किया हो तो बहुत हेल्पफुल होगा, तो आपको लीगल डिपार्टमेंट की तरफ मूव कर दिया जाएगा। ओके, एलएलबी या एलएलएम किया हो तो डेफिनेटली इट हेल्प्स
इन दिस केस। तो ऐसे सेगमेंट में जाने के लिए आपका एलएलबी एलएलएम बहुत हेल्प करता है। क्लियर? सो सीएस प्लस एलएलबी उनकी मेन क्राइटेरिया है, एनीथिंग मोर इज अ एड ऑन। लेकिन इन सेगमेंट्स के लिए दे डोंट लुक फॉर सेबी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आप कोई बैंकिंग रेगुलेशंस या बैंकिंग ऑफिसर्स एग्जाम या इंश्योरेंस ऑफिसर्स एग्जाम ऐसा कुछ एडिशनल कोर्स करना चाहो, दैट्स आल्सो देयर। आउट देयर ऐसे कोर्सेज भी चलते हैं। एलआईसी के उधर दैट इज चर्चगेट स्टेशन पे उतर के सामने एक एलआईसी का राउंड बिल्डिंग जैसा है, उधर ही नीचे एलआईसी ट्रेनिंग कोर्सेज चलते हैं। ओके, एलआईसी ट्रेनिंग कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे वो अपार्ट फ्रॉम बीइंग एजेंट आपके ऑफिसर लेवल और इन सब ट्रेनिंग भी देते हैं। क्लियर? सो आप उस तरह भी कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट का बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का भी कोर्स चलता रहता है, वो भी कर सकते हो, और भी कई चीजें हैं। सो इन शॉर्ट आई एम गिविंग यू एन आइडिया दैट कंपनी इज नॉट जस्ट कंपनीज एक्ट वाला, देयर इज स्कोप आउट देयर अगर आप अपनी लाइन उस तरह से सोचने के बारे में चाहो तो। So there is a dedicated mutual fund segment, there is a dedicated NBFC segment, लोग उसमें भी मास्टरी करते हैं। Excellence at any area can give you a good job. That is needed. Okay, and excellence takes time. Clear? चलो, now coming further, companies law related provisions for corporate governance. Department of Public Enterprises. वो आएगा आगे चल के, पूरा डिटेल में आएगा। सो कंपनी लॉ के ऐसे कौन से प्रोविजंस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कवर करते हैं? ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ये देखो। ये जो बनाया था वो इसमें से था, लेकिन कंपनी लॉ के कौन से प्रोविजंस है वो ये है। ये है कंपनी लॉ के ऐसे पॉइंट्स जो आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एरियाज को कवर करते हैं। काफी हद तक ये सिमिलर ही है। आपके डिबेंचर होल्डर्स, वुमेन डायरेक्टर्स, केएमपी अपॉइंट करना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ऑलमोस्ट लाइक सारे सेगमेंट्स को कॉमनली लगते हैं। ओके, देन डिस्क्लोजर नॉर्म्स व्हिच हैज टू बी देयर, एनहेंस्ड compliances that has to be done, audit committees, nomination remuneration committee, ये सब सेगमेंट बैंकिंग इंश्योरेंस सबको लगता है, कॉमन है। सो एलओडीआर के काफी प्रोविजंस आपको कॉमनैलिटी में लग जाते हैं, और ये एक्चुअली वो कॉमन प्रोविजंस है। क्लियर? अभी हुआ ये था कि जब सेबी ने एलओडीआर बनाया तो उसके पहले गाइडलाइंस चलती थी, क्लॉज 49 एंड डीआईपी गाइडलाइंस, डिस्क्लोजर्स फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन गाइडलाइंस। सो एलओडीआर से पहले वो चलती थी। तो तब सैट में जब केसेस जाते थे ना, उस टाइम पे सेबी जब बोलता था कि यू हैव टू मेक अ टाइमली डिस्क्लोजर्स, एक्यूरेट डिस्क्लोजर्स, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स, तो कई लोग क्या स्मार्टली करते थे, डिस्क्लोजर्स तो करते थे लेकिन इनकम्प्लीट करते थे। तो ऐसा कहाँ लिखा है? कई लोग सैट में ही पूछते थे सेबी को कि उसके ऑफिसर्स को, कहाँ लिखा कि हमको ये बराबर से ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सेबी ने बोला हमारे गाइडलाइंस, उन्होंने बोला गाइडलाइंस लॉ नहीं है, रेगुलेशंस में कहाँ लिखा है। सो फिर ये सब को देखते हुए सेबी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। उसने इन सारे केसेस का क्रक्स निकालते हुए रेगुलेशन 4 बनाया, जिसमें यह लिखा है कि टाइमली एफिशिएंट डिस्क्लोजर्स, बराबर से करो, शेयर होल्डर्स राइट, डायरेक्टर्स ड्यूटी, वो सब चीजें लिखा है। और सेबी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, अगर सेबी का कोई भी रेगुलेशन 4 से झगड़ा करेगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट, रेगुलेशन 4 विल प्रिवेल। Clear? So that's importance of regulation 4. So SEBI ने regulation 4, that is regulations 4 of SEBI LODR came into picture, and this gives you then obligations of the listed entities. और क्या क्या obligations है, जैसे board compositions क्या होगा, board committees, disclosures, वेबसाइट में डिस्क्लोजर्स, एडवर्टाइजमेंट, मैंडेट्स, कॉर्पोरेट एक्शंस, ऐसे बहुत सी चीजें। तो ये रेगुलेशन 4 में क्या क्या आता है ये देखो इधर, दीज आर द डिस्क्लोजर्स दैट इज कवर्ड, और ये है उसके प्रिंसिपल्स। ये उनके प्रिंसिपल्स में 5 पॉइंट्स याद रखना। प्रिंसिपल्स में 5 पॉइंट्स याद रखना। देयर इज इंफॉर्मेशन शैल बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्क्लोज्ड एज पर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स, accounting standards has to be followed in spirits, they have to refrain from misrepresentations, they have to be adequate and timely informing to the recognized stock exchange. Okay, they have to provide
adequate timely information, they have to disseminate and meet the provisions of the regulations, they have to channelize the informations properly, they have to abide by the provisions of applicable laws, they have to make the disclosures as follows and filing the reports. So ये याद रखना, ये सारे basic principles रहते हैं with respect to SEBI LODR. Okay, clear? एंड उसके साथ साथ सेबी ने कुछ और भी दिए हैं. अब देखो ये जो पॉइंट आएगा ना, सेकंड पॉइंट, इसको बोलते हैं राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स. ये इतना है, लर्न करना अलग से शॉर्ट नोट पे आता है. ये इतना है, लर्न करना अलग से शॉर्ट नोट पे आता है. व्हाट आर राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स? क्लियर? उसके बाद टाइमली इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, मिलेगा, वो भी अलग से लर्न करना. टाइमली इंफॉर्मेशन एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है. ओके, दैट इज ऐसा करके पूछा है कि कंपनी के हिसाब से सेबी रिक्वायर्स अ टाइमली इंफॉर्मेशन एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट. डिस्कस. तो कई बच्चे अपने अपने हिसाब से लॉ लिख के आए हैं उसमें. ओके, याद रखना इसके प्रोविजंस ऑलरेडी है. ठीक है. एंड रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये रीड कर लेना क्योंकि पूरा स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट करके एक चैप्टर आएगा, उसमें डिटेल पार्ट वापस आएगा. कौन सा? चैप्टर 2. ये अपना बी कैटेगरी में था, ए नहीं है, ये बी कैटेगरी है. देन डिस्क्लोजर्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये वाला पार्ट भी रीड कर लेना क्योंकि डिस्क्लोजर्स ट्रांसपेरेंसी करके आगे पूरे एक डेडिकेटेड चैप्टर आएगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड्स, हाँ ये वाला पार्ट याद करना, एग्जाम में पूछा था. डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड. डिस्क्लोजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये वाला पार्ट है, प्लस की फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, ये वाला पार्ट यहां तक. ठीक है. की फंक्शंस एंड ये वाला पार्ट, डिस्क्लोजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाला पार्ट. ओके. अदर फंक्शंस करके लिखा है लेकिन उसको रीड करके जा सकते हो. अदर फंक्शंस, सॉरी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज करके लिखा है पर उसको रीड करके जा सकते हो क्योंकि इतना इन डेप्थ याद भी नहीं रहेगा और एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट नहीं करता है तुम्हें याद हो. लेकिन जब गाइडलाइन आंसर्स दी ना, इन्होंने सब छाप दिया था. ओके, एग्जैक्टली. अब आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ. सो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और कैसे हुआ था, लेट्स सी. देखो, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, हमारा बैकबोन है, बराबर बराबर. कैसे? बैंकिंग की वजह से इकोनॉमिकल रोटेशंस होते हैं, फंड्स फ्लो. और कैसे? तो बैंक एक्ट एज अ टूल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया. That's what. And various advisory groups, consultative groups were formed to highlight the effectiveness of corporate governance. आपको याद है कौन कौन से ग्रुप्स ऐसे बने थे? ये कुछ याद है? कभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा था? हाँ, इकोनॉमिक्स में था, ये पूरा पार्ट इकोनॉमिक्स का ही है. नहीं? अच्छा. वैसे नरसिम्हन कमिटी, अरे वाह याद आ गया. पाटिल कमिटी, ये सब थे. इकोनॉमिक्स, गांगुली कमिटी, अरे वाह. इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में था. TY BCom इकोनॉमिक्स. ओके. कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज में इकोनॉमिक्स नहीं था तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. सो उसी के हिसाब से मार्च 2000 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में RH कमिटी, RH पाटिल कमिटी, डॉक्टर RH पाटिल कमिटी, उन्होंने बताया था. एंड सब्सिक्वेंटली उसके बाद गांगुली कमिटी की रिपोर्ट आई थी, डॉक्टर DS गांगुली, फॉर स्ट्रेंथनिंग द इंटरनल कंट्रोल एंड सुपरवाइजरी, कि बैंकों में क्या गड़बड़ चल रही है उसको कैसे रोकें. 2014 के आसपास नायक कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिव्यू बैंकों में कैसे करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कैसे करें. एंड considering these recommendations of the committee, the principles were developed. तो इंडिया में
ये सारे कमिटी बेस्ड नॉर्म्स पे ही अपने हम लोगों ने अपने अपने प्रिंसिपल्स बनाए रखे, ठीक है। अच्छा, बैंकों को कौन कौन से एक्ट कवर करते हैं? आईआरडी, नहीं बैंकों को आईआरडी है, बैंकों को आईआरडीए तो नहीं कवर करता, बाकी सरफाजी वगैरह बराबर है। और कुछ? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ लगता है बहुत सारी चीज। और कुछ? फेमा लगता है, और बराबर, और पीएमएलए भी लगता है, बेनामी ट्रांजैक्शन लगता है, अनलॉफुल ट्रांजैक्शंस रिपोर्टिंग एक्ट लगता है, मतलब बहुत सारे हैं। ये आइडिया मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सोचो कितना कंप्लायंसेस है बैंक के अंदर। व्हेन यू आर एट द लीगल ऑफिसर लेवल यू हैव टू मेनी थिंग्स टू हैंडल, क्लियर। अगर आप उसमें भी डिपेंड डिपार्टमेंट होता है, मॉर्गेज हैंडलिंग डिपार्टमेंट में हो, लिटिगेशन डिपार्टमेंट में हो, ड्राफ्टिंग डिपार्टमेंट में हो। ड्राफ्टिंग डिपार्टमेंट क्या अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को वापस से स्टडी करता है, उसके क्लॉजेस मॉडिफाई करता जाता है, ओके। या फिर लीगल ड्यू डिलिजेंस डिपार्टमेंट में हो, तो उसमें भी अलग अलग एरियाज हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर इंडिया में जो मेजर एक्ट रोल प्ले करते हैं वो ऐसे हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बराबर है, एसबीआई के लिए एसबीआई का खुद का एक्ट है 1955। तो अगर आप एसबीआई में काम कर रहे हो उसके खुद का एक्ट है। उसके साथ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है हमारे यहाँ पे वो कंपनीज एक्ट में कवर होते हैं। दोनों दोनों, एनी बैंक एग्जाम्स, scheduled नॉन scheduled, कोऑपरेटिव ऑल्सो, ओके। क्योंकि ऑफिसर लेवल एग्जाम बैंकिंग एसोसिएशन लेता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आ रहे हैं, ओके। इंडिया आईबीए, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन वाला लेता है। देन बैंक्स विच इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज उनको एलओडीआर है, बिकॉज बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स है जो लिस्टेड नहीं है, तो लिस्टेड बैंक्स को एलओडीआर है, क्लियर। उसके साथ साथ यस यू आर करेक्ट, आपको फेमा पीएमएलए और आज के तारीख में यूपीआई सिस्टम है, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, ओके, इनसे कवर होता है। और एक और चीज आया था बेसिल कमेटी रिपोर्ट। जो भी बैंक पढ़ता है उसको बेसिल कमेटी रिपोर्ट जरूर पता होती है, क्योंकि वो ओईसीडी गाइडलाइंस पे डेवलप्ड है। इसलिए मैं आपको चैप्टर 11 बताया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूरोपियन यूनियन में बहुत फेमस है, ओके। इसके बेसिस पे बेसिल कमेटी ने गाइडलाइंस बनाई थी बैंकों के लिए। अब सोचो, अगर आप बैंकों के लिए गवर्नेंस के हिसाब से गाइडलाइंस कुछ बनाना चाहते हो कि बैंकों में क्या क्या गवर्नेंस में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए गवर्नेंस के हिसाब से? सोचो आप बैंक में काम करते हो, बैंक के अंदर आप एक यू कैन से कंप्लायंस टीम एंड लीगल कंपनी सेक्रेटरियल टीम में काम करते हो, तो बैंकिंग गवर्नेंस में क्या क्या फ्रेमवर्क आपको दिखते होंगे? बैंकिंग गवर्नेंस, बैंकिंग गवर्नेंस, सोचो। चलो, बोर्ड के डिस्क्लोजर्स बराबर हो रहे कि नहीं, पॉलिसीज, यस, पॉलिसी फ्रेमवर्क बराबर बन रहे कि नहीं, कंप्लायंस ठीक है, चलो कंप्लायंस ठीक लेते हैं। आप बैंक के अंदर सेक्रेटरियल टीम में काम कर रहे हो, तो क्या क्या हो सकते हैं गवर्नेंस? ठीक है, बट स्टिल आई एम नॉट कन्विंस्ड, बिकॉज आप अभी भी आप जो बात कर रहे हो ना वो ये है कि आप वर्क रिलेटेड बात कर रहे हो। आप बात कर रहे हो मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। आप वो नहीं सोच रहे कि आपको दिख क्या रहा है, एक बोर्ड, एक स्ट्रक्चर, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ओवरव्यू, okay, I'm asking you to see the scenery and you're looking at the tree or the flower or the river or something like that. हाँ, systems of internal control कैसे है, बोर्ड का पूरा स्ट्रक्चर कैसे है, टॉप टू डाउन बॉटम अप्रोच ये पूरा कैसे चल रहा है। आप सोचो, आप एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वही पार्ट है आपके लेवल पे, सोचो। और क्या देखोगे? परफेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर के साथ सीनियर मैनेजमेंट टीम किधर आती है, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट टीम, क्लियर।
ओके, ये दैट यू कैन ऑल्सो चेक 2 tier। देन इंपॉर्टेंट चीज जो बैंकों में डिनाई नहीं कर सकते, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शनैलिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया चलता है बैंकों का। क्लियर? मैं इसलिए आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि अगर आप एक बैंक इमेजिन कर रहे हो और बैंक के अंदर घुस के आप एक बोर्ड स्ट्रक्चर में बैठे हुए हो, तो बैंकों के अंदर टॉप मैनेजमेंट यानी ऊपर की छत वाले पार्ट में क्या क्या एरियाज दिखते हैं, सोचो, क्योंकि वो आपका क्रिटिकल एरियाज है। वो है थिंक टैंक, और क्या क्या होता होगा, बोर्ड स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल एनालिसिस, ओके, एज शी सेड कंप्लायंस मैनेजमेंट, वो भी सब होता है। एज शी सेड इंटरनल ऑडिट्स, वो भी ऊपर टॉप मैनेजमेंट के डिसीजंस पे ही जाता है। और कुछ वही कंप्लायंस मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं। अनदर एरिया जो आपको बैंक के उसमें दिखता है जब आप उनके बैलेंस शीट्स वगैरह डाउनलोड होते हैं, कॉम्पेंसेशंस, मेजर रेम्यूनरेशन पार्ट, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जिसे बोलते हैं, वो मेजर एरिया बैंकों का टॉप मैनेजमेंट को पेमेंट में जाती है। ये सो मच सो दैट यू विल बी, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मेरिडियन। कंपनी में अगर मैं सारा रेम्यूनरेशन ले लूं, आप सरप्राइज हो जाओगे, 60% से ज्यादा रेम्यूनरेशन टॉप मैनेजमेंट को जाती है। बचे हुए 40% या उससे कम पार्ट में बॉटम एम्प्लॉयज वगैरह लेते हैं। तो अगर मैं साल का 100 करोड़ का रेम्यूनरेशन लेता हूं तो 60 करोड़ तक तो टॉप मैनेजमेंट वाले ही ले जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी में। और इसका बेस्ट एग्जांपल है BSE 100 या निफ्टी 50 के एनुअल रिटर्न्स डाउनलोड करो, आपको दिख जाएगा टॉप मैनेजमेंट के एक एक बड़े बड़े एम्प्लॉय की रेम्यूनरेशन 10 करोड़, 50 करोड़ ऐसे। So surprised, na? But that's true. Because when you are at the top management, you are a think tank, and when you are at the think tank, okay, your remuneration goes multi-bound up. Definitely, definitely, because वहां से think करके नीचे execution तक लाना है, तो that's your responsibility. So आप think tank होने के साथ साथ you have to get it executed also. But execution के लिए तुम्हें काम नहीं करना है, तुम्हें काम करवा के लेना है। वहीं पे वही फर्क होता है। द बुक और वेरी फेमस गाय कॉल्ड एंड्रू कार्नेगी, if you understand his methods you will understand what is a think tank done. He was one of the richest guys, okay, he died after donating everything, but he was one of the richest guy of his time. And yes, apart from other things, आप ये देखोगे कि इंटायर ये जो आपने बताया ना मेरे को फ्लो, ये फ्लो होता कैसे है, एग्जीक्यूशन तक जाता कैसे है। ठीक है, तो जब आप सोच रहे एक बड़ी बैंक, SBI बैंक और एनी ऑफ द HDFC बैंक, वहां पे सिटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वहां से लेके पूरा 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 एरिया, तो आप क्या क्या चीजें देखते हो वो कवर होता है इसमें। वही चीज बेसल कमेटी 9 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंगल में कवर हो रहा था। ये देखो बोर्ड क्या है, बोर्ड की क्वालिफिकेशंस क्या है, बोर्ड के स्ट्रक्चर्स क्या है, क्योंकि सबसे पहले मुझे वो बोलता है ऊपर का ये हेड ठीक करो ना, बॉडी ठीक होने लगेगी। ओके, गवर्नेंस वहां पे चाहिए। ओके, सीनियर मैनेजमेंट कैसे है, ग्रुप स्ट्रक्चरिंग क्या है, आइडेंटिफिकेशन मॉनिटरिंग ऑफ कंडीशंस क्या है, रिस्क कम्युनिकेशंस क्या है, इंटरनल ऑडिट्स क्या है, देन डिस्क्लोजर्स, ट्रांसपेरेंसी, सुपरवाइजरी रोल्स क्या है, ये सब। तो दैट्स व्हाट दे ही वाज सेइंग। बेसिल कमेटी का क्या था, हेड ठीक करो, बॉडी ठीक होने लगेगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि नीचे वाले तो एग्जीक्यूशन का काम अपने टाइम के हिसाब से कर रहे हैं, आपके बाकी के बॉडी पार्ट्स अपनी जगह पे बराबर काम कर रहे हैं। इट्स योर थिंकिंग एंड योर थॉट प्रोसेस दैट डिस्टर्ब्स यू अ लॉट। क्लियर? तो नीचे वाले को काम दिया, इतने बजे काम खत्म करके चाहिए, वो दे देगा, थोड़ा डिले करेगा लेकिन दे देगा। लेकिन ऊपर वाले को काम दिया ना तो बोलेगा नहीं मुझे सोचने दो। बराबर। आई वाज डूइंग अ रीसेंट बिजनेस एनालिसिस रीडिंग रिपोर्ट एयरलाइंस इंडस्ट्रीज की। You will be wondering, do you know what is challenging airlines customer base? What is the biggest competitor to airlines? चलो ऐसे बोला, what is challenging Indigo Airlines, one of the cheapest airlines in India? Who is the biggest competitor of Indigo? Okay, surprise, 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 surprise. The biggest competitor of Indigo, as per the chairman report,
is Zoom. That's a surprise. उसके चेयरमैन की स्पीच और बिजनेस एनालिस्ट रिपोर्ट पढ़ रहा था. अगर जूम जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं तो लोगों को बिजनेस ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. उनका कभी बिजनेस क्लास इतना फुल होता था कि उनको बैठने की जगह नहीं. आज बिजनेस क्लास में जगह मिल जाती है क्योंकि अब people does not have to travel all the way to America. I need one of the best internet speed. Log on to Zoom. That's it. I'm getting things done. और यहाँ पे बैठ के भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ. अमेरिका से बैठ के मैडम आपके लिए लेक्चर ले रही है. So you can understand, she doesn't have to travel now. Clear? Surprise. See, what can be a competitor can be a surprise element. किसने सोचा था? मर्सिडीज का चेयरमैन बोलता है, the biggest competitor for Mercedes in the future is, think. The answer is artificial intelligence. Because एक टाइम आएगा जब कार मेकिंग और कार चीजें एआई खुद बना लेगा. जो जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है एआई खुद कर लेगा, द मॉडलिंग एंड एवरीथिंग. मर्सिडीज सेज देन वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग. मॉडलिंग वगैरह वो सब कर लेगा तो हमारी हालत खराब. He says, I don't see Tesla as a competitor. He says, I don't see even Ford and GE as a competitor. I don't see Japanese companies as a competitor. I see AI as a competitor. Because AI can kill our business. And he says, living example, AI literally killed camera industry. नहीं तो जगह जगह पे पहले Kodak दिखते थे. Today, you can make an entire movie from your mobile. AI literally killed, or rather, it literally killed your watchmaking industry. आज watch is only wear to show it as a luxury items. Otherwise, people don't wear watches. आप time चाहिए mobile phone पे देख लो. So things are changing. The competitors today, what is happening? The change, the competition is not between the same level. The competition is between industries. एक industry दूसरे industry को खा जाती है पूरी तरह. Okay, so I was reading that report, very interesting report. So इस तरह से एक नया level आ जाता है understanding का, समझा? तो I was actually taken aback. Airlines industry का competitor Zoom. First मैं वो line पढ़ के I was surprised. Zoom? नहीं मैडम, Zoom technology. नहीं, Zoom technology. Customers नहीं आएंगे तो airlines क्या करेगा? और कस्टमर्स अगर इंटरनेट के थ्रू फ्लो कर सकते हैं तो एयरलाइंस क्या करेगा? टेल मी, एज सिंपल एज गूगल मीट, ओके, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, these are the biggest competitors today because internet can connect you to nations together. As a result, you don't need to actually travel. So I don't have to book. And today in the world where I live, that's called virtual world. तो मैं घर की फोटो खींच के अपने पीछे के बैकग्राउंड पे एफिल टावर खड़ा कर सकता हूँ. I have been to Eiffel Tower. थोड़ा बहुत फ्रेंच सीखना है, thanks to Google, I can learn it very well. You can get a French accent in just 7 days of practice. Clear? And you are in France. पीछे बैकग्राउंड चेंज करो, फेसबुक पे अपलोड कर दो, एंड लाइक अरे फ्रांस गई है. 3-4 फ्रांस की अच्छी खासी फोटो डाल दो. तो आज की तारीख में ऐसी दुनिया है. एंड आई एम नॉट किडिंग, इफ यू हैव सीन टिकटॉक रेगुलरली, यू कुड हैव सीन मेनी पीपल वर डूइंग दैट. मेनी पीपल वर एक्चुअली डूइंग दैट. और वो आज आपको इंस्टाग्राम पे दिखता है. ओके, या तो वो प्रैक्टिकल वीडियोस बनाएंगे, या प्रैंकफुल वीडियोस बनाएंगे, या फिर कुछ पागलों के वीडियो बनाएंगे, या फिर दे टेम्पर देयर background and change anything. So people are doing that. Clear? चलो, now comes to the, हाँ बोलो, कुछ बोलो. नहीं, you can change it. Change it. ये हमको ये याद रखना है. बेसल कमेटी ने क्या क्या दिया था. ये प्रिंसिपल, डोंट स्टिक टू द प्रिंसिपल, यू कैन चेंज इट इजीली. ठीक है. Now, RBI's master direction fit in proper criteria. अब हुआ ये था 2 अगस्त को RBI ने एक बहुत ही मेजर चीज निकाली थी कि
बोर्ड में बैठे हुए लोग फिट एंड प्रॉपर है कि नहीं, ओके, इन टर्म्स ऑफ देयर अथॉरिटेटिव डिसीजन मेकिंग। क्लियर? तो उसके हिसाब से, बिकॉज यस बैंक का केस, डीएचएफएल केस, ऐसे कई केसेस हो गए जहां पे बैंकिंग इंडस्ट्रीज को बहुत भारी नुकसान पड़ा है। इनफैक्ट विजय माल्या केस जिसमें आईडीबीआई बैंक इन्वॉल्व आया था, ओके, नीरव मोदी में पीएनबी बैंक। तो आरबीआई के लिए अब ये क्राइटेरिया बिठाना बहुत जरूरी हो गया कि ऊपर बैठे हुए लोग फिट एंड प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं है तो आरबीआई उनको किक आउट कर सकता है, आरबीआई एक्ट उनको पावर देता है। क्लियर? सो उसके लिए क्या चाहिए, तो एक अथॉरिटेटिव डिसीजंस चाहिए कि ऑल बैंक मस्ट हैव एनआरसी। कितने जन चाहिए मिनिमम? देयर आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ विच हाफ ऑफ देम शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड एटलीस्ट वन मेंबर शैल बी फ्रॉम द आरएमसी कमिटी। ऑल बैंक्स मस्ट हैव एनआरसी, ये बोल दिया गया है। इतना ही नहीं, to decide the fit and proper status they have to do it, because RBI cannot sit and do it for each bank. So every bank has to have the NRC for their own self. Clear? ठीक है? Then manner and procedures prescribed किए गए for this. तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? देखो, बैंक shall obtain necessary information declaration under the prescribed from nominated persons, कि मैं कहीं पे भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं कोई अगर इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं हर सेंस में इंडिपेंडेंट हूँ, एंड देयर इज नो डाउट टू बी कास्टेड ऑन माई इंडिपेंडेंस ऑल्सो। ओके, आई डू नॉट नो ऑफ एनी सिचुएशन कास्टिंग डाउट ऑन माई इंडिपेंडेंस। या अगर उनके कोई ब्रदर्स, सिस्टर्स, सिबलिंग्स, पापा मम्मी वगैरह कोई भी किधर भी रिलेटेड है तो उनका डिटेल्स भी चाहिए, वो डिक्लेरेशन उन्हीं से लो। Now the committee has decided acceptance of the candidature based on this. तो अगर आपको बैंकों में काम करना है, एज लिमिट देखो क्या है, यहां से स्टार्ट होता है। अगर आप बोर्ड में बैठने की बात कर रहे हो, मैं सीनियर मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, बोर्ड में बैठने की बात कर रहा हूं, तो अभी तुम लोग तुम्हारी एज के 3-4 साल में अगर बैंकों में अपना करियर बनाते जाओगे तो by the time 3-4 years in your bank you can be in the senior management level easily. पर जब बैंक को लगता है कि you have been there for, और बैंकों में जाओगे ना तो एक एग्जाम होता है CAIIB एग्जाम्स, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग का, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा एक और एग्जाम होता है जो इंटरनल बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, वो आप देते जाने का, तो आप ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, ओके, डिप्यूटी सीनियर ऑफिसर, वैसे ऊपर चढ़ते जाते हो, वो CAIIB एग्जाम्स होता है। वो भी डिक्लेयर करने का है, एवरीथिंग हैज टू बी डिक्लेयर। लेट्स से योर फादर इज अ बोरोअर फ्रॉम द बैंक और उसी बैंक में जो सीनियर मैनेजमेंट आई, यू हैव टू डिक्लेयर इट। एवरी रिलेशनशिप हैज टू बी डिक्लेयर। क्लियर? यहां तक कि जो बैंक के एम्प्लॉइज हैं वो लोग अपने रिलेटिव्स के लिए लोन करवाते हैं, वो भी डिक्लेरेशन उनको देना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके थ्रू दिया हुआ लोन का इंटरेस्ट रेट कम होता है, इंटरनल बैंकिंग लोन स्कीम्स। समझा? और आप सच में, आप अगर आप बैंक में काम कर रहे हो और अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हो, आप सरप्राइज हो जाके आप अपना घर बना लोगे, क्योंकि आपका होम लोन रेट इतना कम होता है कि आप अपनी सैलरी के अंदर सालों में एडजस्ट करवा लोगे, आपका घर भी बन जाएगा, प्रोवाइडेड योर पार्टनर शुड आल्सो बी अर्निंग। नहीं तो सैलरी कंपोनेंट बहुत भारी पड़ जाती है, और यू कैन हैव द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल, कम पैसे में सर्वाइव करना आता है, बट सिंस यू आर एट द टॉप पोजीशन आपकी अर्निंग्स काफी अच्छी हो जाती है। ठीक है? सो कई बार ऐसा देखा है जो ऑफिसर्स एंड सीनियर ऑफिसर्स लेवल होते हैं वो लोग कमा लेते हैं, लेकिन एक चीज का ट्रबल रहेगा, बैंक्स में इस चीज का ट्रबल रहता है, 3 साल से ज्यादा आप एक ब्रांचेस में ऑफिसर्स कभी नहीं रहते। लोअर ऑफिसर्स कैन स्टे, वो 5 इयर्स का स्कीम होता है उनका। सीनियर ऑफिसर्स 1 से 3 साल में घूमते ही है। हाँ, उनका 5 साल, कैशियर छोटा वाला ऑफिसर 5 साल। आप सीनियर ऑफिसर हो, आप डिसीजन मेकिंग में आते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, ओके, और जब आप डेप्यूटी सीनियर तक आते हो ना तब आप बन सकते हो BM लेवल, ब्रांच मैनेजर, और फिर यहां से स्कीम शुरू हो जाती है ऊपर की तरफ, चीफ मैनेजर, जनरल मैनेजर, ओके, और अगर आप कैपेबल हो फिर आता है डायरेक्टर लेवल। बैंकिंग सेगमेंट ऐसा है। हाँ, कभी कभी कुछ लोग जंप कर लेते हैं फॉर देयर एक्सीलेंस,
So I've seen a branch manager jumping directly to the director level for the excellence. देर उसकी नॉलेज, उसकी तरीका, उसने जिस तरह से डूबती हुई ब्रांचेस को हेल्प किया है, सो ही वाज मेक अ डायरेक्टर लेवल, ओके, फॉर हेल्पिंग ब्रांचेस इन इंडिया, जहाँ जहाँ पे बैंक को एनपीएस ज़्यादा हो रहे हैं, रिकवरीज और सबको बचाने के लिए. तो ऐसे भी होते हैं पोजीशंस. ठीक है, बैंकों को देखना पड़ता है. सो एज लिमिट यहाँ से यहाँ तक है, आपका गेम शो इतना ही रहेगा. समझो 35 टू 65 तक, 2 साल वो रिटायरमेंट की एज में चला जाता है आगे पीछे. ओके, सो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट ग्रेजुएट चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं. तो यहाँ पे ग्रेजुएट लिखा है, लेकिन ये इसके बाद फिर बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, तो इसके लिए जस्ट ग्रेजुएशन इज सफिशिएंट. ओके, तो इसलिए कई लोग यहाँ से शुरू करते हैं, बट आपके लिए एक यूनिक पॉइंट है, अगर आप सीएस होके शुरू करते हो, आप यहां से शुरू करोगे. ओके, क्योंकि बैंक में ऑफिसर एंड लो लेवल के लोग आते हैं, जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो नीचे तक जाते हैं, नीचे से धीरे धीरे आपकी जो ट्रेनिंग शुरू होती है ना, इफ यू आर सीएस एलएलबी, सीनियर ऑफिसर एंड अबव, और आपके बीच में ज्यादा वाला ट्रबल नहीं आता, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स, जनरल मैनेजर्स और डेप्यूटी जनरल मैनेजर और सीधा डायरेक्टर लीगल तक, तो तुम्हारे बीच में हर्डल्स कम आएंगे, बट कंप्लायंसेस बहुत है और काम बहुत होगा. ठीक है, तो इट्स नॉट अ बैंक, पब्लिक बैंकिंग फंक्शनैलिटी के जैसा नहीं कि ब्रांच इतने बजे ओपन होगी और इतने बजे तुम लोग रादर आरओ में बैठोगे, रीजनल ऑफिसेस, वहां पे बैठने को मिलता है. ओके, और फ्यूचर है, यस, अभी भी ओपनिंग्स आती रहती है, हर 2 साल में कोई ना कोई बैंकों की अच्छी खासी ओपनिंग आती है, लीगल ऑफिसर लेवल्स की भी. ओके, अच्छा, एक्सपीरियंस, स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द बैंकिंग कंपनीज हो तो प्रेफरेबल है. ठीक है, तो आर्टिकलशिप के हिसाब से वो लोग 2 साल आपको आर्टिकलशिप में भेजते ही हैं. एंड डिस्क्वालिफिकेशन, हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन द टॉप बोर्ड लेवल? वेल, कैंडिडेट शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी बोर्ड ऑफ आरबीआई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो आरबीआई वाले यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बन सकते, हमारे लिए अलाउड नहीं. नॉट कनेक्टेड विद द हायर परचेज, फाइनेंस, मनी लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स और अदर लीजिंग और बैंकिंग एक्टिविटीज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स. ओके, सो मैं अगर पीएनबी में हूं तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके डायरेक्टर लेवल पे नहीं जा सकता, और बैंक ऑफ बड़ौदा में हूं तो फिर देन आई कैन नॉट बी जंपिंग टू एचडीएफसी और आईसीआईसीआई आल्सो. ओके, आई कैन बी सीनियर मैनेजमेंट लेवल, बट आई कैन नॉट बी जंपिंग एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिसीजन मेकर. ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात हो रही है सारी, नहीं, ये एनआरसी जिसको अपॉइंट करेगा उसकी बात हो रही है. क्लियर? एंड नो पर्सन शैल बी इलेक्टेड और री इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर इफ ही सर्व्ड फॉर कंटिन्यूस 6 years. तो एक बार अगर आपका डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गया तो 6 साल तक आप डायरेक्टर्स हो सकते हो, उसके बाद फिनिश्ड, उसके बाद फिर नथिंग है. सो डायरेक्टर लेवल इज द अल्टीमेट लेवल. हमारे बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत स्मार्ट है, वो क्या करते हैं, 60 के बाद डायरेक्टर लेवल लेते हैं. दे नेवर टेक डायरेक्टरशिप इन देयर 50s, जबकि ऑफर होता है जब वो 60s टच होते हैं ना, तब डायरेक्टर, 66 की एज तक रिटायर होते हैं एट द डायरेक्टर लेवल. एसबीआई और इस बैंकों में बहुत दिखते हैं, सारे सब बूढ़े बूढ़े दिखते हैं हमने वो मीटिंग्स अटेंड की हुई है, सब बूढ़े बूढ़े दिखते हैं, सब 60s के अंदर दिखते हैं. और उनके उधर बैठने का मतलब होता है आप अपने फील्ड में अच्छे एक्सपर्ट होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह के वो क्वेश्चंस डालते हैं ना, वो इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग एरिया से आ रहे हैं, क्योंकि उनके ट्रांसफर्स उनको बहुत कुछ सिखा देते हैं. क्लियर? तो आपके लिए इंटरनली आप उस लेवल तक हो तो आप उसकी मीटिंग्स में बैठना, नहीं तो सीनियर के साथ जाना, क्योंकि वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं. उनको किसकी बात सुनिए, जिनके बाल सफेद हो गए हैं, जो उनको अपने लेवल का लगता है, वो उनकी बात सुनते हैं. यस, 6 years के बाद फिर वो डायरेक्टरशिप खत्म, बैंक से नौकरी गई, उसके बाद ही कैन बी अ कंसल्टेंट और अ मेंटर टू द बैंकर. अपनी खुद की वो कंसल्टेंसी खोल सकता है, बहुत लोगों ने खोली हुई है, और दे कैन ज्वाइन एनी ऑफ द कंपनीज आल्सो लेटर. 2 साल का रेस्टेंट होता है, मतलब उसी कंपनी को नहीं ज्वाइन करने का जिसको बैंक उसके टाइम पे उन्होंने लोन करवाया था, तो उसको छोड़ के बाकी कंपनीज वगैरह आपको जॉब हायर करती है, बट ऑलरेडी आप 60s में पहुंच चुके हो और कितना काम करना है. सो बिकम अ कंसल्टेंट, फ्री रहता है और कंपनीज को
आपकी पहचान इतनी हो जाती है कि आप आराम से कंसल्ट, बहुत से लोग उसके बाद एलएलबी करते हैं, बहुत से लोग इसके बाद एलएलबी करते, एंड दे बिकम लीगल कंसल्टेंट टू द बैंकर्स। ओके, बहुत से लोग करते। So no person shall be elected or re-elected as a director if he has served for 6 years, and candidate should not be in stock broking business also. तो stock broking business वाले candidate को हम allow नहीं करते। Okay, and candidate should not be a member of parliament or state legislature. अगर MP या MLA है तो बैंकों में नहीं, क्योंकि फिर तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी कम तो होती नहीं है, या बैंकों में कम पॉलिटिक्स नहीं होती है, और रीजनल पॉलिटिक्स भी बहुत हाई होती है। मतलब आप इस जिले के, इस गांव के, इस पर्सन को हो ना, तो ब्रांच मैनेजर और टॉप मैनेजर से आपसे अच्छे से रिलेट कर लेता है। कई बार वो अपने रीजनल लैंग्वेज में बातें करना शुरू कर देता है। यस, तो अगर आप लेट्स सपोज गुजरात से हो, तो आप सडनली अगर गुजरात में जाओगे, सब आपसे गुजराती में बात करें, केम छो मैडम, अरे तुम्हारे અહીંયા પાટણ ન છો, अरे હું પણ मानो, शुरू खत्म। तो चीजें ना शुरू हो जाती है। सो ये सब चीजें आपको कोरिलेट करती हुई दिखेगी। ओ बिकॉज सी आई हैव बीन अ बैंकिंग ऑडिटर एंड आई एम स्टिल एम्पैनल्ड फॉर द बैंकिंग ऑडिट्स नाउ। तो मुझे इतने सारे बैंकों के पास घूम घूम के समझ में आया है कि कितना काम होता है और किस तरह के लोग मिलते हैं, कितने अलग अलग लोग मिलते हैं। वन ऑफ द ब्रांच दैट आई हैव सीन एट फोर्ट लेवल, उसमें सारे लोग है ना अलग अलग रीजन के थे, तो कम्युनिकेशन लेवल बस बहुत नीचे लेवल के ऊपर होता था, ऊपर के ऊपर ज्यादा कम्युनिकेशंस देखने को नहीं मिलता था, वेरी प्रोफेशनलिज्म। लेकिन वही चीज अगर सेम उसमें हो तो वेरी लीस्ट लेवल, जैसे सेंट्रल बैंक एट चन्नी रोड ब्रांच, सेंट्रल बैंक चन्नी रोड ब्रांच सारा डिपार्टमेंट पारसी है। एंड व्हेन आई एंटर्ड, फिर तो आई वाज गिवन सम काइंड ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट। दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस कि माय कम्युनिटी गिविंग मी अ स्पेशल ट्रीटमेंट। सो दैट वाज अ सरप्राइजिंग फैक्टर। Okay, but I never expected entire staff to be of the same caste. Very few. South India में थोड़ा बहुत देखा है, okay? North India में इतना भी नहीं देखा है, पर रहते हैं। So it depends. It depends. So यहाँ पे आपको समझ में आता है कि कैंडिडेट को सिलेक्ट करना बहुत टेक्निकल पार्ट है, और इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत होती है, okay? And should not be a chartered accountant acting as a statutory or a concurrent auditor. A CA who is acting as an auditor cannot be in the board. Cannot be on the board. Clear? ये आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस डाल रखे, तो ये है डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज, याद रखना। इनके डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज कंपनी लॉ वाले मत लिख के आना, इनके डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज अलग है, इसलिए मेरे को ये सब लिखना पड़ा था, कंपनी लॉ के मत लिख के आना। एंड टेन्योर कितना है, सी सच डायरेक्टर विल होल्ड द ऑफिस 3 years, फिर रीअपॉइंट होंगे, फिर 3 years, तो इस तरह 6 years होता है। तो इट इज 3 + 3 मेक्स इट टू 6 years। इसलिए मैंने देखा है लोग मेजरली 59-60 तक टच करते हैं ना, तब डायरेक्टर लेवल तक जाते हैं, मेजरली आपको देखेंगे, इंक्लूडिंग टॉप बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसीज एंड एक्सिस आल्सो, प्राइवेट सेक्टर्स। जब वो अपने 60s में टच करने लगते हैं, दैट गाय मस्ट हैव बीन टू ऑस्ट्रेलियन ब्रांच, जापानीज ब्रांच, ये वो, अब वो इंडिया में आके ही वांट्स टू बी द डायरेक्टर लेवल। तो रिटायर होते होते ही विल बी अ डायरेक्टर लेवल, हैविंग अ गुड पेंशन स्कीम, मेड गुड इन्वेस्टमेंट्स, फिर वो रिटायर होगा। ओके, एंड प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्शन, नीदर हैव अ बिजनेस कनेक्शन और अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद बैंक, ये भी है। सो अगर आप बैंक के कंसल्टेंट हो, बैंक के अंदर कोई और रिलेशनशिप रखते हो, बैंक को एडवाइजरी फंक्शनैलिटी देते हो, सॉरी, फिर उस बैंक के बोर्ड पे आप नहीं आ सकते, मना किया है। बैंक किसी कंसल्टेंसी फर्म से नहीं लेता, बैंक लोअर टू हायर लेता है, ऑफिसर, डेप्यूटी ऑफिसर, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, वैसे ही लेता है। बैंक बाहर वालों से, आज तक तो जितना ऑब्जर्वेशन देखा है, बाहर वालों से कभी डायरेक्टर्स हायर नहीं करता, अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक से लेता है। इंटरनली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक को इंटरनली से लेना होता है, क्योंकि उसी को ग्राउंड लेवल पता है, वो एग्जीक्यूट करवा सकता है। मैं अगर बाहर वाला लूंगा, वो एग्जीक्यूट किससे करवाएगा? अगर ऐसे रोशनी ने मुंबई में करियर स्टार्ट किया, फिर वो चंडीगढ़ गई, चेन्नई गई, ओडिशा गई, फिर कर्नाटक आई, फिर आसाम गई, फिर इधर गई, धीरे धीरे रोशनी करते हुए डायरेक्टर। आज अगर रोशनी डायरेक्टर है, तो उसके पूरे इंडिया में बैंक के ब्रांचेस में किससे क्या काम करवाना पता है।
तो अब वो अपना डिसीजन लेगी तो उसको मालूम है किससे काम करवाना है, किससे काम हो जाएगा। ये काम इसलिए बैंक वाले इंटरनल एग्जीक्यूटिव्स को उठाते हैं। हाँ, मोस्ट मतलब 100% ऑफ द टाइम वो लोग इंटरनल स्टाफ को ही लेते हैं। बहुत रेयर सिचुएशन हो तो बाहर का कभी लेते हैं। इसलिए आपको ऑफिसर्स लेवल एग्जाम दिखते हैं, डायरेक्टर लेवल एग्जाम कभी नहीं दिखता बैंकों को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, हाँ बोलो। आप अलग बैंक से इस बैंक में आ ही नहीं सकते। अगर मैं वही आपको बता रहा हूं, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, इसमें आप डायरेक्टर हो गए हो, तो आप पीएनबी में डायरेक्टर हो ही नहीं सकते, आप एसबीआई में डायरेक्टर हो ही नहीं सकते। क्योंकि एक बार अगर एक बैंक में हो गए हो तो आरबीआई बोलते हैं आप दूसरे बैंक में अलाउड ही नहीं है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट जम कर सकते हो। आप इधर पीएनबी में ऑफिसर थे, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर ऑफिसर की पोजीशन में आप जम कर सकते हो, क्योंकि ये आप बोर्ड लेवल पे नहीं आ रहे हो। ये ऊपर की जो छत है ना वो बोर्ड लेवल है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आप सीनियर ऑफिसर्स लेवल पे आ रहे हो, नीचे वाले पार्ट पे, जिसको हम लोग सीनियर मैनेजमेंट लेवल बोलते हैं। किसी और बैंक का एम्प्लॉय डायरेक्टर लेवल पे आ सकता है अगर बैंक लेना चाहे तो, क्योंकि बैंक के लिए वो लेना अपने आप में रिस्की है। वो काम कैसे करवाएगा ये चेक करते हुए, समझा। मैं आपको वही बता रहा हूँ बैंक स्कीम कैसे बनाता है। आपको ऑफिसर, ऑफिसर से हायर ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, डिप्यूटी ऑफिसर, जनरल मैनेजर, तो आप पूरे ब्रांचेस, पूरे एरिया, पूरे वर्ल्ड में आप बैंक को घूम लेते हो, फिर आप डायरेक्टर लेवल पे आओ, क्योंकि अब आप काम करवा पाओगे। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात हो रही है। ओके, समझा। नाउ बैंक हैज टू ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्टेड डायरेक्टर, एक डीड ऑफ कोवेनेंट बनवाना पड़ता है, यहां पे तुम्हारा काम आएगा एग्रीमेंट ऑफ डायरेक्टरशिप। ओके, ये पूरा मतलब ये कॉपी पेस्ट वाला नहीं है, आपको उसके सारे कंटेंट्स लेने हैं, उसको समझना है और फिर इसका एग्रीमेंट फॉर कोवेनेंट्स बनाना है। ओके, हाँ, काफी हद तक इवन से 80% सेम ही रहता है, लेकिन उसमें 20% चीजें आपको चेंज करनी रहती है, जो समझना होता है ये कहाँ कहाँ था, कैसे था, वो सब देखते हुए। सिंपल डिक्लेरेशन लेना होता है, तो ये एक डिक्लेरेशन का ड्राफ्ट भी आपको बैंक को देना होता है 31 मार्च। नॉन डिस्क्लोजर, नॉन डिस्क्वालिफाइड डिस्क्लोजर्स होता है कि मैं कहीं से भी डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ। हर साल 31 मार्च के बाद होता है, एवरी ईयर। एंड if the candidate changes the information then it must inform the banks with the proper declaration। यानी जिस साल भी चेंज हुआ, हमारी बैंक की डायरेक्टर थी, अचानक से उसने हमारी बैंक के एक सीईओ से शादी कर ली। ओके, can't say, things can happen। now change of interest आ गया, this declarations has to be given। तो वही चेंज ऑफ इंटरेस्ट वगैरह आते रहते हैं, डिस्क्लोजर्स ऐसे। या फिर कई लोग बैंकों के अंदर शेयर्स लेके बैठ जाते हैं, ओके, वो भी डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, अब पेनल्टी है, यस, इफ द कैंडिडेट फेल्स टू मीट द अबव रिक्वायरमेंट देन सच पर्सन इज लायबल एज टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेलेवेंट एक्ट। तो कंपनी लॉ, बैंकिंग लॉ, ये जो भी आपको लग रहा था, इसलिए ऊपर इतने सारे एक्ट देखे, उसके हिसाब से पेनल्टी लगती जाएगी। क्लियर? हाँ, सबकी। सो ये है बेसिक क्राइटेरियाज एक बैंक में काम करने के हिसाब से क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप समझ में आया सबको? क्लियर? अब एनबीएफसी भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो गाइडलाइंस फॉर एनबीएफसी आर आल्सो देयर। ठीक है, अच्छा, एनबीएफसी को गवर्न कौन करता है? आरबीआई और कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, आरबीआई एक्ट बैंकों को रेगुलेट करता है, गवर्न करने के लिए वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करता है, लेकिन एनबीएफसी को गवर्न करने के लिए आरबीआई एक्ट ही फॉलो करता है। तो अगर आप आरबीआई एक्ट ओपन करते हो तो एक डेडिकेटेड सेगमेंट, एक चैप्टर आता है एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन एंड देयर गवर्नेंस का। अब समझा? तो एनबीएफसी के लिए कोई अलग से एक्ट नहीं है, सेम एक्ट के अंदर अलग अलग गाइडलाइंस है। लेकिन अगर आप बैंकों के बारे में पढ़ रहे हो तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग मिलेगा। ओके, और इंटरनल बैंक में बहुत कुछ मिलेगा, ट्रेड यूनियंस एक्ट, ये वो बहुत सारे झंझट है। ठीक है, बट रिमेंबर, जितना ज्यादा झंझट उतना ही ज्यादा तुमको काम मिलेगा। ओके, फाइन। सो गाइडलाइंस फॉर एनबीएफसीज, आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शंस इशू किए थे 1 सितंबर 2016 को, जो बाद में 2020 को चेंज किए थे, अमेंड किए थे 17 फरवरी 2020 को। सो वो थे आरबीआई के मास्टर डायरेक्शंस फॉर एनबीएफसीज।
अब एनबीएफसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो एक तरीके की नहीं होती. बैंक इज अ बैंक, बट एनबीएफसी इज नॉट अ एनबीएफसी अलोन, इट हैज मल्टी सेगमेंट्स ऑफ बिजनेसेस. इसलिए एनबीएफसी को रिकॉग्नाइज करते हुए अलग 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 गाइडलाइंस चाहिए. जो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग है वो एनडीएसआई है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग. जो एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग है उसको डी बोलते हैं. ओके जो एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंडिंग में डील करते हैं वो आईडीएफ का लाइसेंस लेते हैं. तो याद रखना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करते हैं, जो आईडीएफ का लाइसेंस लेते हैं, वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही डील कर सकते हैं, वो दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते. क्लियर. और जो माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी है, एमएफआई लाइसेंस लेते हैं, तो वो माइक्रो फाइनेंसिंग में ही डील करते हैं, जिसकी लिमिटेशंस होती है कि आप इतने से ज्यादा लोन भी नहीं रख सकते, ये सब पे रिस्ट्रिक्शंस है. ओके और कितना ओन्ड कैपिटल चाहिए. देन जो एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में वो आईएफसी लाइसेंस लेते हैं. हाँ, इस आईएफसी लाइसेंस वाली एनबीएफसी को मल्टी फाइनेंस करना अलाउड है. आईडीएफ वालों को इसको क्या फायदा मिलता है? आईडीएफ वालों को ये डेट फंड फ्लो करते हैं, पब्लिक से पैसा लेके ओनली डेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेट पे इन्वेस्ट करते हैं. आईएफसी लाइसेंस वालों को क्या होता है, इनको समथिंग लाइक 60-40 रूल लगता है. 60% वो इंफ्रा पे डालते हैं, 40% वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका नेचर इन्वेस्टमेंट्स का है. क्लियर. सो ऐसे अलग अलग एनबीएफसीज होते हैं. अब इनके लिए कॉमन गाइडलाइंस क्या बनाई है? गाइडलाइंस ऐसी बनाई है, ऑडिट कमेटी. हर एनबीएफसी का ऑडिट कमेटी होगी. अब अपने लिए फायदे की बात क्या है कि एनबीएफसी एक कंपनी है. एज अ रिजल्ट आप 177 पढ़ो, हो गया सारा. तो बोर्ड कमेटी का जो 177 पढ़ा था वही इसको लग जाएगा, आपको अलग से याद नहीं करने का है. समझा? ये आपको एडवांटेज मिल जाएगा. उसी तरह एनआरसी 178 पढ़ो, कंपनीज एक्ट सेम एप्लीकेबल है, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर. एंड रिस्क मैनेजमेंट कंपनी, ऑल एनबीएफसी हैज टू कंप्लाई विद रिस्क मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स आल्सो. तो ये भी आपको वहीं पे स्ट्रीमलाइन में मिल जाता है. अब एनबीएफसी में कुछ चीजें एक्स्ट्रा और नॉलेजेबल और ज्यादा जानकारी के हिसाब से क्या क्या. ओके क्या क्या देखो, एनबीएफसी को एक चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट करना कंपलसरी है आरबीआई के हिसाब से. चाहे आप कोई भी एनबीएफसी हो, कोई भी नेचर के, आपके पास सीआरओ होना कंपलसरी है. क्लियर. अब सीआरओ के हिसाब से क्या, देखो एनबीएफसी हैज टू स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. सीआरओ हैज टू बी अ सीनियर ऑफिशियल इन द हायरार्की. सो ऊपर की हायरार्कीज में, जैसे मैं आपको समझा रहा था, सीआरओ इधर से आता है. तो अगर आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बना रहे हो, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर बना रहे हो, उसी तरह एक चीफ रिस्क ऑफिसर भी बनेगा. ओके तो ऊपर में ये जो सी कैटेगरी है, इसमें चीफ ऑफिसर्स जो बनते हैं, ओके उसमें बहुत सारे एरियाज हैं, बैंकों में भी और एनबीएफसी में भी. रिस्क ऑफिसर, ऑपरेशनल ऑफिसर, कस्टमर केयर ऑफिसर्स, ओके रीजनल ऑफिसर्स, तो ऐसे कई सारे एरियाज में है. तो सीआरओ के लिए क्या क्या चीजें, CRO has to be appointed for the fixed tenure by the board. Okay, you cannot be multifunction, आते जाते रहना. So he has to be a fixed officer. He has to put in place the policies and safeguard of independence of the CRO. बोर्ड को ये ध्यान रखना है कि CRO एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो जो हमारे रीजन्स और सब जगह पे घूमता हो और ये आइडेंटिफाई करता हो कि रिस्क के एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे क्या है. समझा? इसका प्रैक्टिकली आई वुड से डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन इंफॉर्मेशन लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई बताने के लिए रेडी नहीं होता है. ओके तो समझने के लिए आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है. अगर आप उस ऑपरेशंस को समझ पाते हो तो ही आप चीजों को समझ पाओगे कि चल क्या रहा है. जैसे कई लोगों को अभी नीरव मोदी के बाद स्विफ्ट का रिस्क समझ में आया कि किस तरीके से बैंक मैनेजर के पासवर्ड को यूज करके करोड़ों का पैसा इंडिया के बाहर भेजा जाता था बाय स्विफ्ट मेथड. कई लोगों को एलसी ओके और एलयू के बीच का डिफरेंस समझ में आया. अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ओके एंड लेटर ऑफ क्रेडिट. अंडरटेकिंग लेटर फंड्स ट्रांसफर होने के बाद फाड़ दिया जाता है तो उसका ट्रेलिंग मैसेज नहीं रहता है. एलओयू बोलते हैं या एलयू बोलते हैं उसको. क्लियर? तो ये सब चीजें नीरव मोदी केस के बाद कई लोगों को समझ में आया कि अच्छा ये भी होता था और नीरव मोदी यूज करता था. इसलिए ट्रेलिंग मैसेजेस नहीं मिल रहे थे, इसलिए कंटेंट बेस्ड मैसेजेस नीरव मोदी केस में पूरे नहीं मिल रहे थे, लेकिन करोड़ों के फंड्स गए थे. एफिडेविट सीबीआई ने जब सबमिट किया था तो इतना 1000 करोड़ बताया था.
जब एफिडेविट सीबीआई ने पहली बार सबमिट किया था मैजिस्ट्रेट कोर्ट में केस चार्जशीट के साथ, 20,000 करोड़ बताया था ट्रांजैक्शन जो इंडिया के बाहर अब्रॉड फंडिंग हो चुका है। किस तरीके से 20,000 करोड़ बैठा था वो बताया था उन्होंने, कैसे कैसे उन्होंने रशिया में अकाउंट खोला, अबू धाबी में अकाउंट खोला, कैसे कैसे वो फंडिंग घुमा रहे थे सब। 20,000 करोड़ का फ्रॉड। ओके, जिसमें से कुछ एरिया बैंकों की तरफ से था, कुछ एरिया वो लोग ने कहां से फाइनेंसिंग अरेंज करवाया था ऐसा। और सबसे बड़ा बात, जब ये फ्रॉड बर्स्ट हुआ, सारा पैसा लेके आइजल आइलैंड्स पे चले गए, वर्जिन आइलैंड्स एंड आइजल आइलैंड्स, जहां पे आपको कंपनी फॉर्म करना अलाउड है। एंड नीरव मोदी और उसके चाचा भाग गए मेहुल चोकसी एंड नीरव मोदी भाग के कई नेशंस में, 6 नेशंस में वो जम करता जा रहा था। फाइनली लंदन पुलिस ने उसको पकड़ लिया उधर। क्लियर? तो इसके लिए, लेकिन अभी तक मेहुल चोकसी पकड़ में नहीं आया। वो अभी भी वो ऐसे नेशन में रहता है जिसके साथ इंडिया का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। सेंट एंटिगो करके कुछ नेशंस आता है, उसके साथ है वो। सो CRO has to be involved in the process of identification, measurements and risk. तो एक्चुअली ये जो नीरव मोदी और ये सब हुआ ना, तब ये CRO के ऊपर भी क्वेश्चन उठा था कि आप क्या कर रहे हो, वाई कांट यू आइडेंटिफाई। और क्योंकि ये एक दो नहीं, 7 साल से ज्यादा से ट्रांजेक्शन हो रहे थे, मोर देन 7 years। ऑडिटर्स क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, 7 साल हो गए यार, उससे ज्यादा हो गए थे। क्लियर? एंड CRO इज वन ऑफ द डिसीजन मेकर्स इन क्रेडिट सैंक्शन प्रोसेस। तो किसको लोन देना है किसको नहीं, CRO हेल्प करता है। उसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज में एक्चुरियल हेल्प करता है, एक्चुरियल एग्जामिनेशन होता है। तो कैसे इंश्योरेंस के स्कीम में क्या होता है, वो एक्चुरियल एग्जामिनेशन, यहाँ पे CRO का काम है। ठीक है? Fit and proper criteria for NBFCs. They have to ensure that policy is put in place with the board approval. NBFCs को इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी बोर्ड पॉलिसीज है अपनी जगह पे है। ये क्या है, दे हैव टू ऑब्टेन डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फ्रॉम डायरेक्टर्स, जो ऐसे बैंकिंग वाले लेते हैं, वैसे आपने पढ़ा है। डीड ऑफ कॉवेनेंट डायरेक्टर्स के साथ साइन होगा, वही सेम है। एंड फर्निश टू द बैंक क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ चेंज अगर है। ठीक है? उसके साथ साथ डायरेक्टर्स डिस्क्लोजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स भी है। यस, all applicable NBFCs has to put in place a progressive risk management system. That is, corporate governance किस तरह से implement करते हैं उन चीजों के बारे में क्लियरली बताना जरूरी है सारे NBFCs को, वो उनकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है। उसके साथ साथ applicable NBFCs has to give disclose उनका रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, ऑथराइजेशन किस किस के साथ है, उनकी क्रेडिट रेटिंग कब कब हुई थी, पास पेनल्टीज अगर लगी थी तो क्या क्या लगी थी, और एसेट लाइबिलिटी प्रोफाइल क्या है, ALM बोलते हैं इसको, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट रिपोर्टिंग्स। ओके, एनबीएफसीज का ALM रिपोर्टिंग। तो बाय चांस अगर आप एनबीएफसीज में काम कर रहे हो, जो अनदर ल्यूक्रेटिव एरिया है, इंडिया में आपको बैंकों में जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा, एनबीएफसीज में तो डेफिनेटली मिलेगा। उनके पास बहुत सारे कंप्लायंस क्राइटेरिया, और जो एनबीएफसी 500 करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं, जबरदस्त रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लायंस के लिए। अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स एनबीएफसीज में, बहुत सारे, क्योंकि वो लिटरली उनको कंप्लायंसेस वगैरह के लिए लोग चाहिए, और बहुत सारे अलग अलग लेवल के कंप्लायंसेस आ जाते हैं। और आफ्टर ऑल दे आर कंपनीज आल्सो प्लस मेनी अदर। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स सरप्राइजिंगली बिल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं, रेरा कंप्लायंसेस, ये कंप्लायंसेस, उसमें भी बिल्डर्स के साथ भी उनको कंपनी लॉ, रेरा, ये सब के कंप्लायंस के साथ भी है। सो जब आप बिल्डर्स के अंदर जाते हो तो यू विल सी CS टीम ऑफ 3 to 4 CS प्लस लीगल जूनियर्स वर्किंग विद देम। कि हम लोग ने देखे इतने सारे कंप्लायंसेस बिल्डर्स के साथ लग रहे हैं। सी, सो एज सच लॉ इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी एंटिटी, चाहे भी वो प्रोप्राइटरशिप भी क्यों ना हो। सो आपको बस ये देखना है कि आपकी अप्रोच उनके साथ कैसे जेलअप होती है, आपको राइटफुल ऑर्गेनाइजेशन कहां पे मिल जाती है। ठीक है, फाइन। अब एनबीएफसी एक चीज बोलता है जो थोड़ा अलग रहता है। देखो, कंपनी लॉ में रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स आता है। वो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स कितने साल में होता है? 5 years 10 years। एनबीएफसी बोलता है कि अगर आपका एक फर्म है और वो सॉरी 5 years के लिए ऑडिट करने के लिए है, इस फर्म के अंदर A, B, C, D 4 पार्टनर्स हैं, तो एनबीएफसी ये बोलता है कि कोई भी एक पार्टनर 3 साल से ज्यादा ऑडिट नहीं करेगा, बाकी का 2 साल कोई और पार्टनर ऑडिट करेगा।
और अगर आप एक एक साल करके अलग अलग पार्टनर रखना चलेगा, लेकिन कोई भी एक पार्टनर 5 साल में 3 साल से और ज्यादा ऑडिट नहीं करेगा। वो ये है, ऑल एप्लीकेबल लॉ शैल रोटेट द पार्टनर्स ऑफ अ सीए फर्म कंडक्टिंग द ऑडिट फॉर एवरी 3 years सो दैट द सेम शैल नॉट कंडक्ट ऑडिट फॉर मोर देन 3 years। समझा? सो एक पार्टनर 3 साल, ऑडिट उनका 5 साल ही होगा, कंपनी लॉ वैसे ही लग रहा है, लेकिन सिंगल पार्टनर विल नॉट ऑडिट फॉर मोर देन 3 years। वो 3 साल से ज्यादा ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करेगा। वो चाहते हैं दूसरा पार्टनर भी ऑब्जर्व करे, ताकि वो पूरी तरह फर्म को लायबल कर सके कि तुमने, दोनों पार्टनर्स ने ऑब्जर्व किया था जो भी कर रहा है। क्लियर? हाँ, ये कर सकते हो कि 2 साल 2 साल 1 साल, तो 3 अलग अलग पार्टनर्स ऑडिट कर रहे हैं, करते हैं, ऐसे बिग फोर वाले करते भी हैं। डेलॉयट के 3 अलग अलग पार्टनर्स ऑडिट डिविजन्स में से आके 2 साल 2 साल 1 साल ऐसे करके जाते हैं। ओके, फिर एनबीएफसी उसको वापस अपॉइंट करता है, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, फिर वो कंटिन्यू करता है सेकंड ईयर, तो वो उसका 2 साल, फिर बचा हुआ 2 साल 2 साल 2 साल ऐसे। तो दे डिवाइड द 10 years into that is divide the 10 years into 5 parts, divide by 2 years के हिसाब से 5 parts। ओके, तो मिस्टर ए ने अगर स्टार्टिंग में 2 साल ऑडिट किया, वापस से कंटिन्यू होगा, तो 8th ईयर या 9th ईयर फिर से मिस्टर ए आ जाएगा। तो इस तरह से वो लोग मैनेज करते हैं। नहीं, 5 साल के अंदर, 5 years में 3 years है। यस, उस टर्म में 3 साल, फिर नेक्स्ट 5 साल का टर्म वापस रिन्यू होता है, तो उस टर्म में 5 साल में 3 साल, ऐसा। हाँ, वो तो कंपनी लॉ 10 साल के बाद 2 साल, 10 साल के बाद 5 साल का ब्रेक है। ये तो टर्म के अंदर की बात बोल रहा है। हाँ, पार्टनरशिप फर्म कैन बी अपॉइंटेड फॉर 2 terms। जैसे 2 term सेकेंड टर्म खत्म हुआ, वो फर्म ही चेंज होनी पड़ेगी, बराबर। देन फ्रेमिंग ऑफ इंटरनल गाइडलाइंस। यस, देखो एनबीएफसी, जैसे हम लोग कॉर्पोरेट पॉलिसीज बोलते हैं, वो लोग उसको इंटरनल गाइडलाइंस बोलते हैं, और कुछ नहीं, वही चीज है। सो ऑल एनबीएफसीज, द वर्ड इज ऑल एनबीएफसीज, उनको इंटरनल गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेम करना ही पड़ेगा। ओके, इंटरनल गाइडलाइंस फ्रेम करना ही पड़ेगा। सो ये हो गया एनबीएफसीज के बेसिक रिक्वायरमेंट्स। एनबीएफसीज को क्या लगता है, तो फ्रेमिंग ऑफ इंटरनल गाइडलाइंस याद रखना, रोटेशन याद रखना, उसके साथ साथ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स याद रखना, इसके बारे में फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरियाज क्या होते हैं वो याद रखना। ओके, सीआरओ का मेन रोल होता है, शॉर्ट नोट आता है उसके हिसाब से, एंड उसके साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉम में कमिटीज कौन कौन से आते हैं, ये आप अपना कमिटी लॉ, बोर्ड कमिटीज को रेफर कर सकते हो डिटेल आंसरिंग के लिए। एंड ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज के रेगुलेशंस क्या है या गाइडलाइंस क्या है, ठीक है। ये याद रखने के साथ साथ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, सो इंश्योरेंस कंपनीज हमारे इंडिया में, इंश्योरेंस कंपनीज कुछ टाइप्स के हैं। अच्छा, कुछ नाम बताओ इंश्योरेंस कंपनीज के, एलआईसी के बाद एसबीआई लाइफ, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी का आईआरडीए के साथ रजिस्टर्ड एज ए इंश्योरेंस का, एचडीएफसी लाइफ, हाँ, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, और क्या हुआ, भूल गए, प्रूडेंशियल्स, सन लाइफ, बिरला, बिरला सन लाइफ, सब। और हाँ, अरे भूल गए, एडलवाइस, उसकी भी इंश्योरेंस है। तो 10 इंश्योरेंस कंपनी तो आप गिनवा चुके हो, तो आप समझ सकते हो आउट देयर मार्केट में इंश्योरेंस कंपनी कितनी है। समझा? आराम से इतनी है कि आपको अच्छा खासा एरिया ऑफ स्कोप मिल सकता है। इंश्योरेंस सेगमेंट इंडिया के अंदर एक बहुत ही बड़े सेगमेंट्स में से एक आता है, क्योंकि वो लोगों से पुलिंग ऑफ फंड्स करता है। और एलआईसी जैसी कंपनीज, और इस समय एचडीएफसी लाइफ विच इज रनिंग सेकेंड एंड एसबीआई लाइफ रनिंग थर्ड, ये लोग बहुत बड़ा पुलिंग ऑफ फंड्स के साथ बहुत बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं।
सो अब आपको समझ में आ सकता है कि इनका AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना बड़ा है। क्लियर? सो एज अ रिजल्ट ऐसी कंपनीज के साथ भी आपका एक अच्छा खासा स्कोप होता है। ये बड़ी बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनीज है, इनके मल्टीपल ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया एंड ग्लोबली स्प्रेड होते हैं, तो इसके साथ भी आपका अच्छा खासा स्कोप होता है। अगर आप गूगल आउट करो इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, तो आपको आराम से 10 से ज़्यादा कंपनीज मिल जाएंगी, बराबर। तो इनके स्कोप, इनके एरियाज बहुत सारे हैं, ठीक है। ये भी एक सेक्टर है, मैं समझा रहा हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इन सेक्टर्स की तरफ नहीं गए हुए हैं, जबकि स्कोप पूरा है। बैंकिंग सेक्टर जैसे ही है, वैसे इंश्योरेंस सेगमेंट भी है, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर इंश्योरेंस सेगमेंट में ब्लेंड हो गए, तो मजे की बात यह है कि इनके कंप्लायंस ऑर्डिनरी कंप्लायंसेस नहीं है कि कोई भी कंपनी लॉ सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स खत्म होने के बाद आराम से इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर लेगा। इसके लिए आपको इंश्योरेंस सेगमेंट को समझना पड़ता है, ये एक सेक्टोरल कंप्लायंसेस है, आप समझा। तो जब आप इसके साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाते हो, तो आप इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस कंपनियों में जंप कर सकते हो, ओके। फिर आप इंश्योरेंस करके आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में नहीं आ पाओगे, क्योंकि रिज्यूमे में एक बार इंश्योरेंस चिपक गया ना, तो जल्दी छोड़ता नहीं है वो। क्लियर? लेकिन इंटरनली इसके अंदर काफी सारा स्कोप है, और लॉन्गेटिविटी में आपको डेवलपमेंट मिलती है, क्योंकि इंश्योरेंस में ही आपको कई सारी चीजें इंटरनल स्कीम्स में मिल जाती है जो आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर देती है। क्लियर? तो ये भी एक स्कोप है, याद रखना। अगर आप फ्यूचर इंश्योरेंस की तरफ देखते हो तो ये भी है, बट स्टार्टिंग के फेजेस में आप कई जॉब्स जंप कर पाओगे, उसके बाद ये जंपिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक बार कोई कंपनी या सेक्टर आपके रिज्यूमे में चिपक गया, फिर वो जल्दी से निकलेगा नहीं। तो इफ यू हैव बीन 2 to 3 years इन फार्मास्यूटिकल, तो अब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जंप करोगे, वो पूछेगा क्यों आ रहे हो, या सर्विस सेक्टर क्यों आ रहे हो। तो ये याद रखना कौन से सेगमेंट में आप लैंड अप करते हो, और फिर आपको उसी सेगमेंट में अपने आप को डेवलप करना होगा, ठीक है। हाँ, इंटर्न देखो, आपको स्टार्टिंग के 3 साल पूरी लिबर्टी है, इंटर्नशिप भी करो, उसके बाद फर्स्ट जॉब लो, जंप करो, सेकंड जॉब लो, जंप करो। 3 साल तक आपको कोई मतलब HR वाला समझता है कि एक्सपेक्टेड है कि आप जॉब हॉपिंग कर रहे हो टू फाइंड अ राइटफुल सेक्टर फॉर योरसेल्फ। उसके लिए तेरे पास 25 years का एक्सपीरियंस चाहिए, अदरवाइज क्लाइंट तेरे पास क्यों आएगा। हाँ, जॉब मिल जाएगी, क्लाइंटेल नहीं मिलेगा। जॉब मिल जाएगी, जॉब में क्या है। तो इफ यू वांट टू लैंड अप इन अ बिग फोर, यू कैन लैंड अप इन अ बिग फोर। यू वांट टू लैंड अप इन अ प्रैक्टिसिंग CS और एनी अदर फर्म, और इवन अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, बिग फोर इज अ CA फर्म। तो ग्रांट थॉर्टन में भी जा सकती है, BMR में भी जा सकती है, किसके पास भी जा सकती है, जॉब मिल जाएगी। तेरे पास लोग क्यों आएंगे, मेरा सवाल वो है, वो सोच। क्लियर? चलो, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस के भी इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, ये भी मैं समझा देता हूँ। IRDA के थ्रू इंटरनल एग्जाम्स होते रहते हैं, ओके। इसको IIR एग्जाम्स बोलते हैं, इंडियन इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी एग्जामिनेशंस, IIRE या IIR करके बोलते हैं, जो इंटरनल डेवलपमेंट के लिए, जैसे बैंकिंग के होते हैं ना, उसके लिए भी होते हैं, ओके। और ये सारे एग्जामिनेशंस के बारे में कई लोगों को आइडिया नहीं भी होता है, क्योंकि अगर आपने, मतलब हम लोग ने क्या है, उधर एग्जाम्स के ने पहले रेलवे पे बहुत सारे फॉर्म्स दिखते थे, तो उसमें ये सब एग्जाम्स के बारे में आता था। अभी आजकल सब ऑनलाइन हो गया ना, तो ये सब चीजें दिखती ही नहीं है, ठीक है। सो इसके IRDA के वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको एग्जाम्स और डिटेल्स वगैरह मिलते जाएंगे। और अगर आप सूटेबल एक्सपीरियंस लाइक 30 years ऑफ एक्सपीरियंस लेते हो ना, तो आप इंश्योरेंस सेगमेंट में, तो आप ऑम्बर्समेंट्स के लिए भी जा सकते हो। यस, इंश्योरेंस में ऑम्बर्समेंट के लिए भी बहुत रिक्वायरमेंट्स चलती है, तो ऑम्बर्समेंट्स एग्जामिनेशंस भी होते हैं, उसके लिए भी जा सकते हो। वो सबसे अच्छा एरिया है, आराम से बैठो, दूसरों की बातें सुनो, एक आध कुछ केसेस आते हैं, ज़्यादा नहीं आता है, पे सैलरी मिलती रहती है, ओके। पर वो 30 years के एक्सपीरियंस के बाद चाहिए, क्योंकि पूरा सेगमेंट समझना होता है। इसके गाइडलाइंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज आए थे
मई 16 के हिसाब से वो स्टार्ट होते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस के अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखना। सी जनरली आईआरडीए हैज आउटलाइन द जनरल गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर इंश्योरेंस सेगमेंट में है तो आईआरडीए की गाइडलाइंस, आईआरडीए की बुक्स, आईआरडीए की चीजें होती है। अपने सेगमेंट में भी इलेक्टिव में एक इंश्योरेंस करके भी है, इलेक्टिव में बैंकिंग भी है, इलेक्टिव में इंश्योरेंस भी है। तो अगर आप वो इलेक्टिव की से बुक डाउनलोड करके भी पढ़ना शुरू करो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें लगती है। क्लियर? अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये गाइडलाइंस इज टू इंश्योर द स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड एंड मैनेजमेंट एंड रिकॉग्नाइजेस द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो इनका बेसिक एम ये रहता है कि लोगों को क्या चाहिए, हमारे स्टेक होल्डर्स जो हमसे कनेक्ट होते हैं उनको क्या चाहिए, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से गाइडलाइंस बनाई गई है। एंड द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस उनके इन चीजों को कवर करते हैं। ओके, ये काफी सारी चीजें आपको हो चुकी है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, board of directors, CEO, KMP requirements, appointed actuaries, statutory auditors, disclosures, relationships, stakeholders, interaction, supervisor and whistleblower policy। I would say काफी सारी चीजें हो चुकी है बट सारी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत चीजें अपने को ध्यान रखनी है। ओके, अब इसमें से एक तो इंश्योरेंस कंपनी डिफाइन करता है सिग्निफिकेंट ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स कंसेप्ट। कंपनी का रियल ओनर कौन है, उसकी रिपोर्टिंग। क्लियर? क्योंकि कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया है कि इंश्योरेंस सेगमेंट में जेवीज होते हैं, जॉइंट वेंचर्स, या फिर एफसीज होते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स। प्रूडेंशियल, सन लाइफ, ये दोनों ही कंपनी इंडिया के बाहर की है। ओके, दे आर नॉट इंडियन कंपनी। हमारे यहाँ पे फॉरेन कोलैबोरेशंस या जॉइंट वेंचर्स होते हैं, इसलिए इनकी ओनरशिप डिटेल्स रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स चाहिए। क्लियर? ओनर कौन है एंड कंट्रोलिंग स्टेक किसका है। और बाय द वे ऐसी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आपको बैंकों में भी चाहिए रहती है। क्लियर? सो इंडिया, बाय द वे ये कंपनी लॉ में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट याद आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसबीओस। एसबीओस रिक्वायरमेंट ये हमारे यहाँ पे एवरी ईयर रिपोर्टिंग में जाता है। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप्स, ये भी अच्छा खासा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। दिमाग खराब करता है वो 10% था कि 20 था कि क्या था, पूरा दिमाग खराब करता है उसका। ओके, सो सिग्निफिकेंट कंट्रोलिंग के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर एक मिनिमम लॉक इन पीरियड है 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो अगर आप किसी तरह से ओनर सेगमेंट पे जुड़ते हो तो 5 साल का लॉक इन पीरियड है। ओके, फॉर द प्रमोटर्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज। तो 5 साल तक आप बिजनेस फिर छोड़ के नहीं जा सकते अगर आप इंडिया में आप इंश्योरेंस बिजनेस लॉन्च कर रहे हो या जुड़ रहे हो प्रमोटर सेगमेंट में। एंड इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में 49% है, जो मार्च 2022 के हिसाब से 74 तक इंक्रीज कर दिया। और LIC को 20% सेगमेंट, क्योंकि उनका इशू आ रहा था ना, उसमें 20% FDI अलाउ कर दिया था डायरेक्टली LIC का इशू के टाइम पे। तो ये लेटेस्ट चेंजेस उन्होंने लेके आया था इंश्योरेंस सेगमेंट्स में। ओके, ये आपको पहले नहीं था। ठीक है, देन इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से प्रायर अप्रूवल ऑफ IRDA चाहिए फॉर एक्सीडिंग 1% विच इन्वॉल्व्स अ टोटल चेंज इन कैपिटल ऑफ 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो अगर आपने एक पार्ट पढ़ा है टेक ओवर कोड, उसमें ±2% पढ़ा था, वैसे ही यहां पे एक एरिया आता है कि अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो रहा है एक्सीडिंग 1%, ओके, ±1%, विच इन्वॉल्व्स अ टोटल चेंज इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ ±5%, ओके, तो वहां पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। ओके, सो अगर 1% प्लस माइनस होता है तब तक ठीक है, लेकिन इस साल में ±1% करते करते 5% तक का इफेक्ट हो रहा है, तो उस इंश्योरेंस कंपनी को बताना है कि कौन कौन से ट्रांसफर हुए और उनका अप्रूवल लेना है। ओके, द ओवरऑल इफेक्ट इज इन एक्सेस ऑफ 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल। समझ में आया? इंश्योरेंस सेगमेंट पे एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द बोर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में आता है कि जो भी इंश्योरेंस सेगमेंट में काम करता है वो कंपनी के साथ या उसके स्टेक होल्डर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रखता। सो वेयर इट इज प्रपोज्ड टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एज पर कंपनीज एक्ट, दे हैव टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ से डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स कंपनीज ला, ओके, वो रिक्वायरमेंट 184, 177 एंड 188 में आता है। 184 क्या था? 184 ये था डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स। 177 क्या था? ऑडिट कमेटी अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। 188 क्या था? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसलिए मैंने नीचे नोट्स में वो अलग से लिख दिया ताकि याद रहे कि वो सेक्शंस है क्या। ठीक है, उसी तरह हमारे ऑडिटर्स, एक्चुअलीज, डायरेक्टर्स, KMP
दे कैन नॉट साइमल्टेनियसली होल्ड टू पोजिशंस इन द इंश्योरेंस कंपनी। तो अगर आप एक्चुरियल हो तो आप डायरेक्टर नहीं हो सकते। अगर आप केएमपी लेवल पे कोई काम करते हो, सीओ, सीएफओ, सीईओ, तो आप और कोई लेवल पे जैसे ऑडिटर्स वगैरह का काम नहीं कर सकते। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे एक टाइम पे एक ही पोजीशंस अलाउ की गई है, मल्टीपल लेवल ऑफ पोजीशन होल्डिंग अलाउड नहीं की गई है। क्लियर? एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स के हिसाब से तो इंश्योरेंस का गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो भी है, रेफर एलओडीआर, सिंपल फंडा, इसलिए मैं बोला काफी प्रोविजन सेम है, तो वहां पे आप हेल्पफुल उस एलओडीआर का हेल्प ले सकते हो। एलओडीआर कौन सा? वो रेगुलेशन 17 में नॉन एग्जीक्यूटिव होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, 50% बोर्ड ऐसा होगा, 1/3, उसको बोलते हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। तो इंश्योरेंस ने वही अडॉप्ट किया हुआ है, डोंट वरी, यू कैन रेफर एलओडीआर फॉर दैट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी क्या क्या चीजें, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन आप एलओडीआर में रेफर कर सकते हो कि आपने एक चीज पढ़ी है, अब पब्लिक कंपनी होगी तो उसमें मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, फिर कितने इंडिपेंडेंट चाहिए, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव, ये इंश्योरेंस कंपनी में वैसा ही है। तो एलओडीआर का प्रोविजन आप रेफर। रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी आपने रेगुलेशन 4 में पढ़ा, सेम वही है। ओके, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया एनबीएफसी वाला फॉलो कर लेना, जो अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, एनबीएफसी वाला तो आपको वापस से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही काफी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल फंक्शंस मॉड्यूल में है, वो मैं आपको समझा देता हूं, व्हाट आर द कंट्रोल फंक्शंस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, पेज नंबर 53 पे आना, पेज नंबर 53 पे आना। क्लियर? 53 पे आप गवर्नेंस स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ओके, ये पार्ट मार्क कर लेना। द इंश्योरेंस कंपनी प्रेजेंटली हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एज एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, यहां तक। ओके, एंड द गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स से लेके अप्रोक्स ग्रुप्स, ठीक है, हाउ एवर वो। देन कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स आपको मिलेगा, यहां से लेके यहां तक मार्क करना, एंड देन यू कैन रेफर एलओडीआर इन सेक्शन 149। ठीक है, देन यू कैन रेफर सेक्शन 140। ये सारा पार्ट इसमें से समझा देता हूँ, यहां से लेके यहां तक मार्क करो, देन यू कैन रेफर 149। ठीक है, देन रूल्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां से यहां तक है, लेकिन बाजू में लिख के रखो रेगुलेशन 4 ऑफ एलओडीआर, तो आपको हेल्प करेगा। क्लियर? देन फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, जैसे मैंने बताया था एनबीएफसी वाला, वो फॉलो करोगे चलेगा। डिस्क्लोजर्स अबाउट मीटिंग्स एंड बोर्ड्स, ओके, ये सिर्फ आपको रीड करना है। डिस्क्लोजर्स अबाउट मीटिंग्स एंड बोर्ड, ये पार्ट आपको रीड करना है। अब आया कंट्रोल फंक्शंस, ये रहा कंट्रोल फंक्शंस। तो कंट्रोल फंक्शंस में यहां से यहां तक मार्क करना, गिवन द रिस्क एंड दिस, तो कंट्रोल फंक्शंस के हिसाब से मैकेनिज्म चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क प्रोसेस चाहिए, कंप्लायंस चाहिए, इंटरनल कंट्रोल्स बराबर चाहिए, ऑडिट फंक्शन चाहिए, एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कंट्रोल चाहिए। दैट इज कंट्रोल फंक्शंस। देन डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस टू कमिटीज ऑफ द बोर्ड, इसमें बोर्ड कमिटीज वगैरह आता है। ओके, ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी वो सेम, वो आपका ऑडिट कमिटी याद रखना। इन्वेस्टमेंट कमिटी आएगा, उधर थोड़ा मार्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कमिटी मैंडेटरी कमिटी है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर एक इन्वेस्टमेंट कमिटी बनाता है, जिसमें एटलीस्ट 2 नॉन एग्जीक्यूटिव, सीईओ, सीएफओ, सीओआई एंड सीआरओ होते हैं, एंड अपॉइंटेड एक्चुअरीज। ये कमिटीज का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को ले डाउन करना,
ठीक है। इन्वेस्टमेंट कमिटीज इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज पे ध्यान रखती है, जबकि मेंबर्स ऑफ द कमिटीज टाइम टू टाइम मिलते हैं टू सी द वेरियस एक्ट रूल्स एंड कंप्लायंसेस हैव बीन डन। कमिटी विल फॉर्मुलेट द पॉलिसीज फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम्स, ओके, एंड एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर वो अपने रिव्यू करते रहेंगे फॉर सेफ्टी साउंडनेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज दैट हैव एंटर्ड इनटू। तो ये काम होता है इन्वेस्टमेंट कमिटीज का, यानी इंश्योरेंस में पुलिंग ऑफ फंड्स होता है तो इन्वेस्टमेंट्स भी होता है, इन्वेस्टमेंट्स कमिटी वो देखती है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो हमने पहले पढ़ा था सेम कंटिन्यू करो। एक और कमेटी जो यहाँ पे मैंडेटरी है वो है पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी, जो आपको वहां पे नहीं मिलेगी बोर्ड कमिटीज में। तो यहाँ पे द अथॉरिटी हैज मैंडेटेड फॉर दिस पॉलिसी होल्डर कमेटी, जो कस्टमर्स को अवेयरनेस, गाइडेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग स्कीम्स पे ध्यान रखती है ताकि लोग झूठ बोल के इंश्योरेंस ना बेचें। उसके साथ साथ विद द व्यू ऑफ एड्रेसिंग वेरियस कंसर्न्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स ये कमेटी को बनाया जाता है, and they are educating the people or agents for this purpose. Mila? And then such committee shall be headed by non-executive directors, okay, and ये committee consumer educations वगैरह पे ध्यान देती है। इसके functionalities यहाँ से शुरू होता है, and write any 5 of the points as a functions, 5 points as a functions। तो जो next page पे जाके continue होगा 60th पेज पे काफ़ी सारे functions हैं यहाँ तक, तो कोई भी 5 points as a functions यहाँ से शुरू होगा, नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू होगा, any 5 points as a functions, clear, fine। नॉमिनेशन कमेटी दैट यू कैन रेफर दैट, CSR कमेटी ये भी ऊपर हो गया, ओके, विद प्रॉफिट कमिटीज एंड अदर। हाँ, एथिक्स कमेटी नॉन मैंडेटरी कमेटी है, इसमें ये मार्क करके रखना, एथिक्स कमेटी नॉन मैंडेटरी कमेटी। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके यहाँ तक क्लियर, रिसीविंग रिपोर्ट से लेके एथिकल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, सुपरवाइजिंग मॉनिटरिंग से लेके यहां तक, टोन ऑफ द टॉप कम्युनिकेशन से यहां तक, मतलब ये एडवाइजिंग से लेके एंड अप्रूविंग से लेके यहां तक, ओके। सो दैट्स द एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी का बेसिक काम ये रहता है कि एथिकल नॉर्म्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं। इसके बारे में आपको एक चैप्टर आएगा, चैप्टर 15, एथिक्स एंड एथिकल नॉर्म्स, उसमें आपको इस कमेटी के बारे में और डिटेल्स मिलेगी। देन ALM कमेटी, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी। ALM का मेजर काम ये रहता है कि एसेट लाइबिलिटी मैनेज कैसे हो रहा है। अगर आपको ALM कमेटी पे शॉर्ट नोट जैसा आया तो इतना लिख के आना, ठीक है। उसके फंक्शंस के साथ पूछा, इसका मतलब 5 मार्क या उसके ऊपर टच किया तो फंक्शंस के पॉइंट्स भी लिख के आना, ओके। फंक्शंस के पॉइंट में 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, जो नीचे सारे फंक्शंस ही फंक्शंस हैं, क्लियर, फाइन। चलो, तो बिफोर आई गो फर्दर, सो हमने कॉम्पोजिशन देखा, फिट एंड प्रॉपर पर्सन, ऑडिट कमेटी, इन्वेस्टमेंट्स कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, पॉलिसी होल्डर कमेटी, CSR, विजिल मैकेनिज्म, एथिक्स कमेटी एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी। सो ये कमिटीज होते हैं। नाउ CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर और KMP का क्या रोल होता है, क्या पर्सन काम करते हैं, तो वो पार्ट इधर आएगा आपको। दैट इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग, कि हमारे CEO और डायरेक्टर्स वगैरह के बाद क्या होगा। तो यहां से लेके यहां तक मार्क करना, दैट इज 1 2 3 4th 5th लाइन तक, ओके। 5th लाइन के बाद 6th 7th लाइन में द बोर्ड शुड देयरफॉर कैरी आउट द ड्यू डिलिजेंस, वहां से शुरू होगा और नेक्स्ट पेज पे 2nd लाइन पे खत्म होगा, ओके। यहां से लेके यहां तक 7th लाइन पे शुरू होगा, नेक्स्ट पेज के 2nd लाइन पे खत्म होगा, ओके। सो दैट बिकम्स द सक्सेशन प्लानिंग, कि हमारे CEO, होल टाइम डायरेक्टर्स, इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से भी इन लोगों के जाने का टाइम रहता ही है, बिकॉज जब ये ज्वाइन करते तब ये सीनियर सिटीजन हो चुके होते हैं। तो एज अ रिजल्ट इनके लिए सक्सेशन प्लानिंग बना के रखना पड़ता है कि इनके पीछे कौन किस तरह सूटेबल सक्सेसर है। तो जिस दिन हमारे CEO, CFOs, डायरेक्टर्स लेवल अपॉइंट करते हैं ना, उसी दिन बोर्ड ये सोचना शुरू कर देता है इसके पीछे कौन, मतलब वो लोग ऐसा बोलते हैं हम आए नहीं और हमारे जाने के बारे में सोच रहे हो, बट एक्चुअली दैट इज हाउ द थिंग्स आर, ओके। तो सक्सेशन प्लानिंग उधर से शुरू होती है और वही प्रोसेस आपके लिए भी होता है। जिस दिन आप सीनियर मैनेजमेंट पे आ जाते हो उस दिन आपका सब्स्टिट्यूट के बारे में सोचना शुरू हो जाता है, बिकॉज अगर आप रियली वर्केबल पर्सन हो तो आप SM लेवल से जल्दी ऊपर उठोगे, तो आपके पीछे कोई बैकअप चाहिए ना, क्लियर। अगर HR वाला देखता है आप कोई एंथुजियास्टिक ऊपर चढ़ने के लिए
कोई मेहनत करने वाले नहीं हो, फिर आपका सक्सेसर सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब 5 6 साल 10 साल बैठे रहो। तो बैंकों में ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे, मैंने खुद ने देखे हुए हैं, जो ऑफिसर लेवल है, ऑफिसर लेवल का एग्जाम देता है, पर वो कभी भी प्रमोशन क्लेम नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे फिर ट्रांसफर्स हो जाते हैं, आउट स्टेशंस, और वो फैमिली नहीं छोड़ना चाह रहा है। सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी चलेगा, बट वो इसे इतनी मिल जाती है कि इधर रहता हूँ। तो अगर वो ऊपर की पोजीशन नहीं लेगा तो ऑफिसर लेवल फिर इधर ही घूमते रहते हैं। ओके, तो एग्जाम देना पड़ता है, हाँ एग्जाम देना पड़ता है क्योंकि ऑफिसर लेवल पे कंटिन्यू करना है, लेकिन वो ऑफिसर का एग्जाम पास होने के बाद भी ऊपर की प्रमोशन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। और ऐसे लोग आपको बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस में मिल जाएंगे, ठीक है। होते वो ग्रेजुएट्स ही है, ज्यादा कोई बहुत बड़े क्वालिफाइड नहीं, एग्जाम्स भी अच्छे से पास कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द पोजीशन बिकॉज ट्रांसफर हर्ट्स। क्योंकि कई बार आपको फिर ट्रांसफर के नाम पे किधर इंदौर भेज देते हैं, फिर कभी ओडिशा भुवनेश्वर भेज देते हैं, वैसे जगह। अब यू कैन नॉट टेक योर फैमिली ईच प्लेस, तो आप अपने फैमिली को कितने सालों के बाद फिर वापस देखते हो, बराबर। क्योंकि उधर गए तो 3 साल आप उधर रहोगे, फिर उधर परमानेंट भी नहीं है, फिर 3 साल आप किधर रहोगे, फिर वापस इधर आओगे, वो इश्यूज रहते हैं, ठीक है। सो दैट इज द पार्ट। एंड यस, अनदर इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट नोट के तौर पे याद आता है, रोल ऑफ एक्चुअरीज। ये लिख के दिया कि वो बहुत बड़ा है और शॉर्ट नोट है एग्जाम के हिसाब से भी। सो रेगुलेशंस के हिसाब से प्रायर अप्रूवल शुड बी टेकन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्चुअरीज। तो एक्चुअरीज के लिए क्या रहता है, बाय द वे एक्चुअरीज का इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, इसके लिए स्पेशल एग्जामिनेशंस होते हैं, एक्चुरियल एग्जाम्स। ओके, जहां तक मैंने देखा एक्चुरियल एग्जामिनेशंस स्पेसिफिकली इंजीनियर्स देते हैं। ओके, जो चार्टर्ड इंजीनियर्स या चार्टर्ड एक्चुरियल्स बनने की कोशिश करते हैं, इंजीनियर्स देते हैं। ओके, क्योंकि हाँ, यस, इसका टफ एग्जाम होता है, और आपको इंजीनियर्स ही मोस्टली दिखेंगे इस फील्ड में जो इस तरह के एग्जाम्स देते हैं, ठीक है। होंगे 15 पेपर तो थे मेरे को जहाँ तक याद था, लेकिन इस तरह के एग्जाम्स के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रहती है वो तो आप वेबसाइट पे जाओगे आरआरडीए की, उस पर तो पूरा डिटेल्स है, ठीक है। द रेगुलेशन स्टिपुलेट्स प्रायर थिंग एंड टेक एन अपॉइंटमेंट। बाय द वे, अगर आप इस तरह के एग्जाम्स के लिए जा रहे हो ना, आपका मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। आई एम नॉट किडिंग, जेन्युइन है, मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप सारी बातें फैक्ट्स एंड फिगर्स में करते हो। इतना परसेंटेज लॉस हुआ, इतना परसेंटेज ये था, इतना परसेंट ऐसा ही था, सब फैक्ट्स एंड फिगर्स, इतना परसेंटेज डेमरेज किया, इतना रेस्टिंग में चला गया, ये सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो एक्चुअली इट टॉक्स अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो यहाँ पे दी एक्यूरेसी शुड क्वालिफाइड द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, दैट इज कोई भी एक्चुअली फिट एंड प्रॉपर के लिए होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी क्लियरली सेट फॉर द एक्चुअरियल अपॉइंटमेंट एंड एडवाइजरी रोल टू द बोर्ड एंड मैनेजमेंट। तो यस, आईआरडीए, अच्छा बाय द वे एक्चुअलीज इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर्स भी होते हैं, तो ये लोग एक्चुअल सर्विसेज जो देते हैं ना, वो लोग इसके साथ साथ बाहर एक और कोर्स भी करते हैं, दैट इज हमारे कंपनी लॉ के हिसाब से तो आरवीओ कोर्स। yes. तो ये एक्चुरियल वाले ना बहुत सारे फर्म्स चलती है, हम लोग इनका काफ़ी यूज़ करते हैं फॉर वैल्यूएशन पर्पस, शेयर वैल्यूएशन, एसेट वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस। तो ये लोग इंजीनियर्स होते हैं, ये पूरा मशीन वैल्यूएशंस ये सब करवा के देते हैं पूरा, और ये लोग इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक्चुरियल काम करते हैं। तो सिंगल पर्सन कैन बी ऑल, ही कैन बी एक्चुरियल ऑल्सो, ही कैन बी आरवीओ ऑल्सो, ही कैन बी अदर्स ऑल्सो, ठीक है। And the board has to interact directly with the appointed actuaries where they consider expedient, and it may be doing so in this manner. In order to facilitate actuarial services, he has to discharge the responsibility and provide access to the informations. तो इस तरह से actuarial services के 4 main points याद रखना for actuarial services. An appointment and role of statutory auditors, well, सेम एज लेसन नंबर 7 जो आप लेसन 7 में पढ़ोगे, क्योंकि ये कंपनी है तो वही 5 साल का टर्म होता है, 2 साल में रोटेशंस होते हैं, सेम वही है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स जो मॉड्यूल में दिए हैं, इंटरैक्शंस विद रेगुलेटर्स, ये सब इधर ही है, ये रहे डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स, 9th पॉइंट है। तो यहाँ पे आईआरडीए ने एक स्टेटमेंट बनाया है कौन कौन सा डिस्क्लोजर, सेकेंड लाइन पे खत्म होता है, 4th लाइन पे इंक्लूडिंग से शुरू करना, इंक्लूडिंग से शुरू करना, और यहां तक मार्क करके एनी 5 पॉइंट्स याद रखना,
ये जो इसमें दिए हैं इसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स याद रखना फॉर फ्रेमिंग ऑफ योर आंसर्स, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। क्लियर? ठीक है। और लास्ट का ये पॉइंट मार्क कर लेना, फाइनलाइजेशन एक्सटेंड्स बियॉन्ड 90 डेज, तो financial year the status has to be disclosed and there has to be clause it has to be made within 15 days of adoption of their, तो डिस्क्लोजर का पीरियड इधर दिया है। ठीक है। आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट अगर आप पढ़ने बैठे हो तो इसको सिर्फ एक बार रीड कर लेना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम टाइम पे तो नहीं भी देखो चलेगा, पर यहाँ पे रीड कर लेना एक बार, टू जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट होता क्या है। बाकी इंटरैक्शन विद रेगुलेटर्स इसमें यहां से लेके यहां तक पढ़ना है। इंटरैक्शन विद रेगुलेटर्स यहां से लेके यहां तक पढ़ना है। ओके, सो ये रीड अच्छे से करके जाना। एंड विसल ब्लोअर पॉलिसी, इनकी विसल ब्लोअर पॉलिसी भी होती है जिसमें मैकेनिज्म फॉर दिस सेक्सीएस्ट एम्प्लॉइज, यहां देखो लिखा हुआ है। सो ये सारे जो रिमार्क्स होते हैं इन सब को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन सब के ऊपर विसल ब्लोअर पॉलिसीज एंड अदर थिंग्स आर फ्रेम, जो सेक्सुअल हैरासमेंट्स वगैरह को भी कवर करता है। ओके, फाइन। एंड लास्टली इवोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वो शेड्यूल 4 कंपनीज लॉ के हिसाब से होगा, तो यहाँ पे से मार्क करके रखना है। पढ़ने के लिए आप ऑलरेडी ऊपर वाले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो। ठीक है। अब इनका एक और सेगमेंट आता है जिसको बोलते हैं स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप कोड फॉर इंश्योरर्स। इंश्योरर्स के हिसाब से स्टीवर्डशिप कोड में क्या क्या चीज है। स्टीवर्ड का मतलब होता है कि हाउ वेल फ्रेम्ड यू आर। फ्रेम्ड यू आर